रीबर्थ फॉर डेविल्स रिवेंज एपिसोड 3। हंसिका और अधिराज डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। हंसिका धीरे धीरे पिज्जा खा रही थी ताकि उसे अधिराज के साथ रोमांस ना करना पड़े, पर हमारे डीसीपी साहब तो बड़े वाले रोमांटिक आदमी थे। वो रोमांस करने का बहाना ढूंढ ही लेते थे। पिज्जा खाते वक्त हंसिका के होठों पर चिस लग गया था। अधिराज हंसिका के होठों के करीब आकर अपने होठों उसके होठों पर रखकर उसके होठों लिक करने लगता है। अधिराज की हरकत से हंसिका घबराकर थोड़ा दूर हो जाती है। अधिराज हंसिका की इस हरकत को देखकर उसे एक नोटी स्माइल देता है। हंसिका धीरे से खुद से ही कहती है, इस आदमी के इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे हैं। अब मैं क्या करूं? अधिराज हंसिका के दिमाग में चल रही बात को पढ़कर कहता है, हंसू डार्लिंग, तुम मुझसे आज नहीं बच सकती। चलो जल्दी से अपने पेटू पेट को खाना खिलाओ। वहीं दूसरी तरफ एक डिस्को में आहिल अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। वो सभी वीआईपी एरिया में बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। तभी आहिल का एक दोस्त बोलता है, मेरे मंजनू, आजकल हंसिका के जाने के बाद तू तो बिल्कुल बदल ही गया है। अपने दोस्त की बात सुनकर आहिल कहता है, दोस्तों, जब से हंसिका गई है ना, कहीं मन ही नहीं लग रहा। हर पल उसका वो खूबसूरत चेहरा मेरी आंखों के सामने आता रहता है। आहिल का दूसरा दोस्त इविल स्माइल करते हुए कहता है, साले, मुझे सब मालूम है। तेरे को उसकी याद क्यों आ रही है? तूने जो उसके साथ सपना देखा था वो तो अधूरा रह गया। आहिल के सभी दोस्त उसके साथ हंसिका के नाम के मजाक करने लगते हैं और आहिल हंसिका के नाम से हल्का सा ब्लश कर रहा था। आहिल का एक दोस्त उसे बोलता है, साले, हंसिका के नाम से तेरे होठों पर आए हंसी मुझे बताता रही है कि तुझे उससे प्यार हो गया है। आहिल अपने दोस्तों की बात सुनकर इविल स्माइल करते हुए कहता है, प्यार का तो पता नहीं, पर रोमांस का प्लान तो मेरा पक्का है, जो मैं यहाँ हंसिका के साथ नहीं कर पाया वो अब मैं दुबई जाकर उसके साथ करूंगा। भाई और भाभी हनीमून के लिए दुबई जा रहे हैं और वहां वो हंसिका से भी मिलने जाएंगे, तो मैं भी उनके साथ जाकर हंसिका से अपनी अधूरी जानपूछ को पूरा करके उसके बस्तर तक पहुंच जाऊंगा। आहिल अभी अपने प्लान बताता कर खुश हो ही रहा था कि उसका एक दोस्त उसका मजाक बनाते हुए बोलता है, अबे आहिल, कहीं वो पुलिस वाला भी दुबई पहुंचकर एक बार फिर से बाजी ना मार कर ले जाए। आहिल अपने दोस्त की बात सुनकर गुस्से से दांत बींच कर कहता है, उस पुलिस वाले को मैं कैसे भूल सकता हूँ? मेरी सजाई हुई सुहागरात की सेज पर कमीना खुद मेरी हंसिका के साथ सुहागरात मनाकर निकल गया। उस कमीने पुलिस वाले का ट्रांसफर कमिश्नर अंकल से बोलकर बिहार में करवाऊंगा, जहां वो कमीना पुलिस वाला लड़की तो क्या बुढ़िया देखने को भी तरस जाए। आहिल की बात सुनकर उसके दोस्त थके लगकर हंसने लगते हैं। फिर वो सब अपनी अपनी वाइन खत्म करके डांस फ्लोर पर डांस करने चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आहूजा हाउस में विद्या पैनकेक कर रही थी। वो अपने हनीमून से ज्यादा हंसिका से मिलने के लिए एक्साइट थी। विद्या अपने ही ख्यालों में गुम थी कि जीत पीछे से आकर उसको अपनी बाहों में भरकर प्यार से बोलता है, हनीमून के लिए काफी एक्साइटेड लग रही हो। विद्या जीत के हाथों पर हाथ रखकर कहती है, मैं हनीमून के साथ साथ हंसिका से भी मिलने के लिए एक्साइटेड हूँ। जीत विद्या को खुश देखकर स्माइल करता है। वहीं दूसरी तरफ अधिराज को विला में हंसिका अब भी खा ही रही थी। अब अधिराज के पेशेंस ने जवाब दे दिया था। अधिराज गुस्से में अपनी चेयर से खड़ा होता है और चेयर को लेत मारकर गिर देता है। ये देखकर हंसिका की सांसें ऊपर नीचे हो जाती है। अधिराज हंसिका के हाथ से पिज्जा की लिस्ट स्लाइस लेकर खुद खा लेता है। इस पहले हंसिका वहां से भाग पाती, अधिराज उसे अपने कंधे पर उठा लेता है और रूम में लेकर पहुंचता है और गुस्से में हंसिका को बेड पर पटक कर कहता है, मेरा नाम अधिराज सिंह शेखावत है, मुझे से बचना नामुमकिन है। यकीन ना हो तो जाकर पूछो मेरे दुश्मनों। हंसिका अधिराज से बचने के लिए एक लिस्ट कोशिश करती है। हंसिका मासूम चेहरा बनाकर अधिराज से कहती है, आपके सुबह वाले रोमांस की वजह से मुझे अभी तक पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है, प्लीज आज छोड़ दीजिए ना। हंसिका ने अपनी बात इतनी मासूम तरीके से बोली कि अगर अधिराज की जगह कोई और होता वो तो पक्का मान जाता, पर ये अधिराज सिंह शेखावत है। इस आदमी को जो चाहिए ये उस चीज को हर कीमत पर हासिल करके रहता है। अधिराज हंसिका के ऊपर आकर कहता है, हंसू डार्लिंग, मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, रोमांस बहुत प्यार से करूंगा कि तुम्हारा पहले वाला दर्द भी ठीक हो जाएगा। हंसिका का मन अधिराज का मुंह नोचने का कर रहा था। ये आदमी इतना ढीठ क्यों है, क्यों कभी उसकी बात को नहीं सुनता। अधिराज हंसिका के गाल पर अपने होंठ रब करते हुए सेक्सुअल वाइफ में कहता है, हंसू डार्लिंग, किस मी। हंसिका अधिराज की बात सुनकर न में सिर हिलाती है और मन में कहती है, इस ठरकी आदमी के सिर पर जब देखो रोमांस का भूत सवार रहता है भगवान बच ले। अधिराज गुस्से में हंसिका के गाल पर बाइट करके कहता है,
हंसू डार्लिंग, अब जब तुमने मेरे अंदर के सोए हुए शैतान को जाग ही दिया है तो अब इसको पझेलने के लिए तैयार रहना। हंसिका अधिराज का ठरकीपन देखकर डरते हुए बेड पर पीछे खिसकने की कोशिश करती है, पर अधिराज की बॉडी के हावी वेब से वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। अधिराज हंसिका को खुद से दूर जाने की कोशिश करते देख गुस्से में हंसिका के होठों पर अपने होंठ रखकर उसे रूड़ाएं किस करने लगता है। हंसिका अधिराज की पीठ पर मुक्के मारते हुए उसे खुद से दूर धकेलने की कोशिश करती है। अधिराज हंसिका के हाथों को पकड़कर बेड पर प्रेस कर देता है। इस वक्त हंसिका अधिराज और बस्तर के बीच में दबी हुई थी। वही अधिराज हंसिका के होठों को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। वही जब उसे महसूस होता है कि हंसिका को सांस नहीं आ रही, तब जाकर अधिराज हंसिका के होठों को छोड़कर उसकी गर्दन पर आता है। अधिराज गुस्से में हंसिका को किस से ज्यादा बाइट कर रहा था। वहीं हंसिका अपनी गर्दन यहाँ वहां घूम रही थी, जिस कारण अधिराज को और भी गुस्सा आ रहा था। अधिराज धीरे धीरे हंसिका के कोलर बोन पर किस और बाइट कर रहा था। अधिराज हंसिका की पूरे बॉडी को सेक्सुअल तरीके से सहलाते हुए कहता है, हंसू डार्लिंग, तुम मुझसे नहीं बच पाओगी। हंसिका आध भरी आवाज में कहती है, अधिराज जी प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे बहुत नींद आ रही है। अधिराज हंसिका की बात को इग्नोर कर देता है। अधिराज एक बार फिर से हंसिका के होठों पर अपने होंठ रख दीवानों की तरह चूमने लगता है। अधिराज अपने हाथ से हंसिका की कमर को मसल रहा था। वही हंसिका भी खुद को छुड़ाने के लिए लगातार अधिराज की कंधे में अपने नोकीले नाखून गड़ देती है, जिस वजह से अधिराज के दोनों कंधों में जख्म बन जाता है और उसके जख्मों से खून निकलने लगता है। पर अधिराज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उल्टा अधिराज एक साइड होकर हंसिका को डिप किस करने लगता है। वही 20 मिनट की लंबी किस के बाद अधिराज हंसिका के होठों को छोड़कर उसके राइट कंधे पर किस और बाइट करने लगता है। हंसिका लंबी लंबी सांसें लेने रही थी। उसे खुद को बचाने का कोई तरीका समझ नहीं आ रहा था। वो खुद को बचाने के स्ट्रगल करते करते अब थक चुकी थी। आखिरी में हार कर हंसिका खुद को अधिराज को सौंप देती है। अधिराज हंसिका की पूरी बॉडी पर किस और बाइट कर रहा था और अब हंसिका के मुंह से मधोशी भरी सिसकियां निकलने लगती हैं, जो अब अधिराज को उसके कंट्रोल से बाहर होने पर मजबूर कर रही थी। अधिराज एक एक कर हंसिका के कपड़े रिमूव करके फर्श पर फेंक रहा था। हंसिका मदहोश भरी सिसकारियां भर रही थी। इस वक्त हंसिका अधिराज के सामने अपनी इन्वायर में थी। अधिराज हंसिका के चेहरे पर किस करते करते उसके पेट पर आकर लीक और सक करने लगता है। अब धीरे धीरे हंसिका भी बहकने लगी थी। अधिराज एक साइड होकर हंसिका के पेट पर जोर से बाइट कर लेता है। हंसिका की सिसकियां बहुत ज्यादा तेज हो चुकी थी, जो पूरे रूम में गूंज रही थी। हंसिका के हाथ भी अधिराज के बालों में चलने लगते हैं। अधिराज डेविल स्माइल करते हुए अपना चेहरा ऊपर कर हंसिका को देखता है, जो अब अधिराज में खो गई थी। हंसिका आंखें बंद कर अधिराज के होठों के एहसासों को महसूस कर रही थी। अधिराज हंसिका को पलटकर उसकी गोरी पीठ पर किस और बाइट करने लगता है। अब अधिराज से खुद पर और कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो हंसिका से दूर होकर अपने कपड़े रिमूव करके वापस एक ब्लैंकेट लेकर हंसिका के ऊपर आ जाता है। अब दोनों ब्लैंकेट के अंदर थे। कुछ देर बाद अधिराज हंसिका की इनवायर भी उसकी बॉडी से रिमूव कर देता है। अधिराज हंसिका के चेहरे को अपने हाथों में थमाकर सेक्सुअल वॉइस में कहता है, हंसू डार्लिंग, अपनी आंखें खोल और मेरी आंखों में देखो। हंसिका अपनी आंखें खोलकर अधिराज की काली गहरी आंखों में देखने लगती है और अपनी बेकाबू धड़कनों को काबू करने की कोशिश करने लगती है। अधिराज भी हंसिका की नीली आंखों में देखने लगता है और फिर अधिराज हंसिका को अपने आगोश में भर लेता है और वहां हंसिका की आंखों के कोने से आंसू निकल जाते हैं। अधिराज हंसिका के होठों पर अपने होंठ रख देता है, उसको किस करने लगता है ताकि हंसिका अपना दर्द भूल जाए। वहीं हंसिका की सिसकियां का शोर पूरे रूम में गूंज रहा था। हंसिका के हाथ अधिराज के बालों में चल रहे थे और अब अधिराज के साथ बहक चुकी थी और वो भी अधिराज का साथ दे रही थी। अधिराज हंसिका के होठों से अगल होकर कहता है, हंसू डार्लिंग, तुम्हारी ये सिसकियों का शोर मुझे एक्साइटेड कर रहा है। अधिराज की बात पर हंसिका शर्म कर अपना चेहरा दूसरी साइड कर लेती है। फिर अधिराज और हंसिका अपनी प्यार भरी दुनिया में खो चुके थे। अधिराज पूरी रात हंसिका के साथ वाइल्ड रोमांस करता है। अधिराज पूरी तरीके से सर्टिफाइड होकर हंसिका से दूर होता है। अधिराज हंसिका के साइड में लेटकर उसके गले में पड़ अपने नाम का मंगलसूत्र देख रहा था। वहीं हंसिका थककर पहले ही सो चुकी थी। अधिराज बस एक टक हंसिका के चेहरे को देखे जा रहा था। फिर अधिराज डेविल स्माइल करता हुए कहता है, हंसू डार्लिंग, तुम भी मेरे रंग में रंगती जा रही हो। अधिराज अपनी बात बोलकर रहस्यमयी मुस्कान मुस्कुराने लगता है।
फिर कुछ देर बाद अधिराज भी हंसिका को बाहों में भरकर सो जाता है। वही अगली सुबह अधिराज आज फिर से हंसिका को अपने साथ अपने ऑफिस डीसीपी ऑफिस लेकर पहुंच गया था और फिर से अधिराज ने हंसिका को कैंटीन वाली औरत को सौंप दिया ताकि वो हंसिका को खाना बनाना सीखे, क्योंकि अब अधिराज गुंडों को पकड़ या हंसिका को खाना बनाना सिखाए। वही कैंटीन वाली औरत हंसिका को कैंटीन के किचन में लेकर पहुंचती और वो औरत हंसिका उस बड़े ही बदतमीज से कहती है, ए चल आज तुझे मैं चाय बनाना सिखाऊंगी। हंसिका, जिसकी पूरी बॉडी में बहुत दर्द हो रहा था और ठीक से नींद पूरी ना होने पर उसकी नीली आंखों में नींद भरी हुई थी, वो कैंटीन वाली औरत को बात सुनकर कहती है, आप यही बात तमीज से भी बोल सकती हैं। वो औरत अपनी साड़ी का पल्लू कमर में टक कर घनमड में कहती है, मेरा बात करने का यही स्टाइल है, अब चल। वो औरत हंसिका की नाजुक कलाई पकड़कर खींचने हुए गैंग्स के पास लेकर आती है और फिर हंसिका को एक बार चाय बनाकर दिखती है और उसके बाद हंसिका को बनाने को कहती है। हंसिका जब पहली बार चाय बनाने की कोशिश करती है तो उसके हाथ से दूध की थैली छूटकर फर्श गई। शर्मिला, कैंटीन वाली, हंसिका पर जोर से चिल्लाते कहती है, ए महनूश, ये जो तूने नुकसान कर दिया है अब इसको क्या तेरा बाप भरेगा। हंसिका शर्मिला की बात सुनकर थोड़ा गुस्से में कहती है, तुम मेरे डैड को इस सब के बीच में मत घसीटो और तुम्हारा ये नुकसान मैं भरूंगी, बोलो कितने पैसे देने हैं। शर्मिला मुंह बनाकर कहती है, 1 किलो की दूध की थैली थी, पूरे 60 रुपये की। हंसिका अपनी जीन्स की जब जेब में हाथ डालकर देखती है तो उसकी जेब खाली मिलती है, तो हंसिका को याद आता है अब उसके पास उसका कोई सामान नहीं है, उसके पास में ही उसके फोन, पैसे और क्रेडिट कार्ड थे। शर्मिला हंसिका के खाली हाथ देखकर उस पर हंसते हुए कहती है, आए बड़ी फटीचा, ये अच्छे कपड़े पहनने से कोई पैसे वाला नहीं बना जाता, चले फर्श को पोंछे से सफा कर। हंसिका दुखी आवाज में पूछती है, ये पोंछा क्या है और उसे फर्श कैसे सफा करते हैं। शर्मिला हंसिका की सुनकर वहां मौजूदा सभी लोगों से कहती है, अरे तुम सब ने सुना, महारानी को पोंछ के बारे में पता ही नहीं है। सभी हंसिका पर हंसने लगते हैं। हंसिका सभी को खुद पर हंसते देखकर रोने लगती है। शर्मिला अपने कमर पर हाथ रखकर हंसते हुए सभी से कहती है, इसे पोंछ के बारे में नहीं पता, पर अगर लड़का पटने को बोलो तो झट से पट लगेगी। कैंटीन के किचन में मौजूद सभी लोगों जोर जोर से हंसिका पर हंसने लगते हैं। अब हंसिका के सब्र का बंध टूट चुका था, वो शर्मिला से झगड़ पड़ी। दोनों में तगड़े लेवल की बहस शुरू हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ अधिराज अपने कैबिन में बैठ हुआ एक कैसे की फाइल रेडी कर रहा था, तभी कोई उसके कैबिन के डोर पर नॉक करता है। अधिराज कोल्ड वॉइस में कॉम इन बोलता है, तभी एक कांस्टेबल अधिराज के कैबिन में आता है और सिर झुकाकर कहता है, सर आप जिस लड़की को अपने साथ लाए थे उसने कैंटीन में कांड कर दिया। कांस्टेबल की बात सुनकर अधिराज सीधे कैंटीन की किचन में पहुंच जाता है, तो वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें छोटी हो जाती है। शर्मिला फर्श पर सिर पकड़कर बैठी थी और उसके सिर से खून बह रहा था और हंसिका शर्मिला के सामने चाय का बर्तन अपने हाथ में लेकर खड़ी थी, जिसकी तली में खून लगा था। हंसिका इस वक्त रोते हुए कांप रही थी। शर्मिला अधिराज को देखकर छाती पीटकर रोते हुए कहती है, साहब हम इस बदतमीजी लड़ाकू लड़की को अब कुछ भी नहीं सिखाएंगे। आप देख रहे हैं ना, इस लड़की ने बिना बात के मेरा सिर इस चाय के बर्तन से फोड़ दिया। अधिराज शर्मिला की बात सुनकर हंसिका की तरह देखता है तो वो रोते हुए बोलती है, ये आंटी झूठ बोल रही है, ये मुझे और मेरे मोम डैड के बारे में गंदा गंदा बोल रही थी। उन्होंने जब इन आंटी ने मेरे बाल पकड़कर जोर से खींचे तो मैंने खुद को बचाने के लिए इनके सिर पर वार किया। हंसिका की बात सुनकर वहां मौजूदा लोग अधिराज से बोलते हैं, साहब ये लड़की झूठ बोल रही है, ये ही सभी को उल्टा सीधा बोल रही थी। अधिराज एक पुलिस वाला था, उसको बहुत अच्छे से पता था कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, पर अधिराज हंसिका की साइड लेकर उसको ऐसी चीज के लिए बढ़वा नहीं देना चाहता था। इसलिए अधिराज हंसिका का हाथ पकड़कर खींचते हुए उसको वहां से ले जाता है और जाकर लेडीज लॉकअप में बंद कर देता है। हंसिका को अधिराज की इस हरकत से बहुत बड़ा झटका लगता है। उसको उम्मीद थी अधिराज उसका साथ देगा और शर्मिला को डांट लगाएगा, पर यहाँ तो उल्टा उसको ही पकड़कर लॉकअप में बंद कर दिया। हंसिका उम्मीद भरी नजरों से अधिराज को देखते हुए कहती है, उसने मेरे मोम डैड को बहुत गंदा बोला था, इसलिए मैंने वो सब किया। आपको उसको लॉकअप में बंद करना चाहिए था। अधिराज को घट भी फर्क नहीं पड़ता कि हंसिका के मोम डैड को गाली दे या गंदा बोले, अधिराज को तो उल्टा अच्छा ही लेगा अगर उसके दुश्मन को कोई गालियां देगा। अधिराज हंसिका पर गुस्सा करते हुए बोलता है,
अगर वो तुम्हें कुछ बोल रही थी तो तुम्हें मुझे आकर बताना चाहिए था, पर नहीं, तुमने तो खुद ही कानून अपने हाथ में ले लिया। जब लॉकअप में एक दिन रहना पड़ेगा तो अंकल ठिकाने आएगी। अधिराज अपनी बात बोलकर हंसिका को लॉकअप में रोता छोड़कर चला जाता है। हंसिका जमीन पर बैठकर खुद से ही रोते हुए कहती है, क्यों 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 मैंने डैड की बात नहीं मानी, क्यों मैं डैड के मान करने के बाद इंडिया आई। फिर हंसिका अपना चेहरा अपने हथेलियों में छुपाकर रोते हुए कहती है, डैड आई मिस यू, अपनी हंसू को आकर यहाँ से ले जाओ। हंसिका अभी रो ही रही थी कि पीछे से उस लॉकअप में बंद एक औरत आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, ए लड़की, तूने उस कैंटीन वाली का सिर फोड़ा कर सही किया। कमीनी, हम कैदियों के लिए चाय के नाम पर गटर का पानी बनाकर लाती है। सही किया तूने उसके साथ, और तू इस डीसीपी अधिराज की बात का बुरा मत मानना। ये साल तो पागल ही पैदा हुआ था। ये साल डीसीपी पूरे दिन यही ऑफिस में पड़ रहता था, पर आजकल साल टाइम से ऑफिस आता है और टाइम से चला जाता है। मुझे तो लगता है इस साले डीसीपी की जिंदगी में कोई लड़की आ गई है, तभी इस नए ऑफिस में पड़े रहना छोड़ दिया है। हंसिका को उस औरत की बात पर हंसी आ जाती है। वो खड़ी हो उस औरत की तरफ देखकर कहती है, आप कौन है? वो औरत स्टाइल से कहती है, मैं पॉकेट मार हूं। अगर तुमको भी पॉकेट मारनी सीखनी है तो तुम मेरे स्कूल में एडमिशन ले सकती हो। पास की चिंता मत करना, हर महीने की फीस बस 500 रुपये है। उस औरत की बात हंसिका के सिर के ऊपर से चली गई, पर उसके बोलने की तरीके से हंसिका के उदास चेहरे पर स्माइल आ गई। वही आहिल को कुछ पेपर्स पर शहर के डीसीपी साहब के साइन चाहिए थे, जिसके लिए वो डीसीपी ऑफिस आया था। पर वहां आकर उसको पता चलता है डीसीपी साहब तो एक केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए बाहर गए हैं। आहिल लौट ही रहा था कि उसकी नज़र लॉकअप में बंद हंसिका पर जाती है। हंसिका को इंडिया में देखकर वो हैरान रह जाता है। वो तेज कदमों के साथ हंसिका जिस लॉकअप में बंद थी उसके पास आकर बोलता है, हंसिका, तुम इंडिया में कैसे? आहिल को देखकर हंसिका का अपने आप ही रोना निकल जाता है। आहिल हंसिका को रोता हुआ देखकर कहता है, हंसिका, तुम चुप हो जाओ, मैं तुम्हें यहां से निकलूंगा। फिर आहिल अपने लोअर को फोन करके हंसिका के बेल पेपर के साथ डीसीपी ऑफिस बुलाता है। 1 घंटे में आहिल का लोअर डीसीपी ऑफिस आ जाता है और वो हंसिका की बेल करवा लेते हैं। आहिल हंसिका को अपने साथ लेकर अपने घर के लिए निकल जाता है। वही शाम का वक्त था। अधिराज जब केस की इन्वेस्टिगेशन करके वापस डीसीपी ऑफिस लौट तो उसने सोचा बस इतनी देर ही हंसिका को लॉकअप में रखना ठीक है। अधिराज अपने कैबिन में जाते हुए एक फीमेल कांस्टेबल से हंसिका को लॉकअप से निकलकर अपने कैबिन में लाने को बोलता है। वो फीमेल कांस्टेबल सिर झुकाकर अधिराज से कहती है, सर, उस लड़की को तो एक लड़का छुड़वा कर ले गया। फीमेल कांस्टेबल की बात सुनकर अधिराज वहां मौजूद इंस्पेक्टर पर चिल्लाते हुए बोलता है, तुमने मेरी बिना परमिशन के उस लड़की को कैसे छोड़? इंस्पेक्टर अधिराज के डर से कांपते हुए बोलता है, सर, आहिल आहूजा अपने लोअर के साथ उस लड़की के बिल के पेपर लेकर आया था। सिर, मुझे मजबूरी में उस लड़की को छोड़ना पड़ा। अधिराज इंस्पेक्टर को गुस्से से देखकर कहता है, अगर अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। फिर अधिराज आहिल के घर की तरफ निकल जाता है। वही आहिल के घर पर आज आहिल के अलावा कोई नहीं था। बाकी सब लोग रिश्तेदार की शादी पर गए थे और घर सर्वेंट को आहिल ने आज की छुट्टी देखकर घर भेज दिया था। इस वक्त हंसिका और आहिल घर में अकेले थे। इस वक्त हंसिका हॉल में बैठकर रोते हुए आहिल को जो कुछ पिछले दिनों से साथ हुआ वो बता रही थी। आहिल हंसिका को अपनी बाहों में भरकर कहता है, हंसिका, तुम अब चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। अब वो पुलिस वाला तुम्हें दोबारा छू भी नहीं पाएगा। हंसिका आहिल से दूर हो रोते हुए कहती है, मुझे मेरे घर जाना है। आहिल हंसिका के चेहरे पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे करके कहता है, हंसिका, अभी तुम रेस्ट करो, हम कल तुम्हारे घर पर फोन करेंगे और फिर मैं तुम्हारे ने डॉक्यूमेंट बनवा दूंगा और तुम 3-4 दिन बाद दुबई लौट पाओगी। हंसिका आहिल को थैंक यू बोलती है। आहिल मुस्कुराते हुए कहता है, हम तो दोस्त हैं, दोस्तों के बीच थैंक यू या सॉरी नहीं होता, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आता हूँ। आहिल हंसिका के लिए किचन में कॉफी बनाने चला जाता है। वही किचन में आहिल कॉफी बनाते हुए फोन पर अपने दोस्त के साथ बात करने लगता। आहिल अपने दोस्तों को वो सब बताता है जो हंसिका ने उसे बताया था। आहिल का दोस्त उस पर हंसते हुए कहता है, साले, तो उस हंसिका की बस सेवा ही करता रही हो और वो पुलिस वाला उसके साथ बच्चे भी पैदा कर लेगा। साले, ये अच्छाई का नाटक छोड़, आज मौका है तो सामने से जाकर उसको अपना बना ले। आहिल का दोस्त उसको उल्टी सीधी पट्टी पढ़ लेता है। आहिल, जो इस वक्त हंसिका की हालत देखकर
वाकई उसके लिए बुरा फील कर रहा था। वो अपने दोस्त के भड़कने में आ जाता है और उसने सोच लिया था आज अगर उसको हसिका के साथ जबरदस्ती भी करनी पड़ी तो वो पीछे नहीं हटेगा, वो आज हसिका को पाकर रहेगा। आहिल 10 मिनट बाद कॉफी लेकर हॉल में आता है और जानबूझकर कॉफी हसिका के ऊपर गिर देता है। सॉरी हसिका, मेरी वजह से तुम्हारे कपड़े खबरा हो गए हैं। तुम ऐसा करो जाकर शावर ले लो। मासूम हसिका आहिल के जाल में फंस जाती है क्योंकि वो इस देश में नई थी। उसके लिए यहाँ सब जानने थे। विद्या और उसके ससुराल वालों के अलावा वो किसी को यहाँ जानती भी नहीं थी। अगर वो इन लोगों पर भरोसा नहीं करेगी तो फिर किसके पास जाएगी। आहिल हसिका को अपने रूम में लेकर आ जाता है और हसिका शावर लेने चली जाती है। हसिका इस वक्त बहुत दुखी थी कि आहिल की चाल उसको समझ नहीं आ रही थी। वो तो उसे अपना सच दोस्त समझ रही थी जो उसकी मदद करना चाहता है। हसिका जब शावर लेकर बाथरोब पहनाकर रूम में आती है तो आहिल को शर्टलेस देखकर अनकंफर्टेबल हो जाती है और अपनी नजरें दूसरी तरफ करके कहती है, आहिल मुझे पहनने के लिए कपड़े चाहिए, तुम मुझे विद्या की कोई भी ड्रेस लेकर दे दो। आहिल हसिका के करीब आकर उसकी गर्दन पर ठहरी हुई पानी बूंद को अपनी उंगली पर लेकर सेक्सुअल वॉइस में कहता है, तुमने ये जो बाथरोब पहना है कुछ देर में ये भी उतरने वाला। आहिल की बात सुनकर हसिका को अपने कानों पर यकीन नहीं होता। हसिका आहिल से 10 कदम दूर होकर गुस्सा कहती है, आहिल तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। आहिल कमीनों की तरह हंसते हुए हसिका के करीब आते हुए कहता है, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। मैंने जब से तुम्हें देखा है तब से तुम्हारी खूबसूरती का दीवाना हो चुका हूँ। भाई की शादी में तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक में ड्रग्स मैंने ही मिलाया था, पर उस दिन तो तुम मुझसे बच गई। फिर डिस्को की पार्किंग में तुम्हें जबरदस्ती वाइन भी मैंने ही पिलाई थी, पर उस दिन भी तुम मुझे बचकर भाग गई। और तुम्हारा पासपोर्ट भी मैंने ही छुपाया था ताकि मैं तुम्हें जाने से रोक पाए और फिर मौका देखकर तुम्हारे साथ वो सब कर पाऊं। हर बार वो पुलिस वाला मेरे रास्ते में आता रहा, पर आज नहीं, आज तो मैं तुम्हारे इस जिस्म को पाकर ही रहूंगा। आहिल हसिका के करीब जैसे ही आता है वैसे ही हसिका गुस्से में उसके गाल पर एक जोरदार चांट मारती है। पूरे रूम में चट की आवाज गूंज जाती है। इस वक्त हसिका गुस्से से कांप रही थी। हसिका आहिल के साइड से जा ही रही थी कि आहिल उसकी नाजुक कलाई पकड़कर कहता है, आज तुम मुझसे बच नहीं पाओगी, आज तो मैं तुम्हारे साथ मजे करके रहूंगा। हसिका आहिल को दूसरा चांट मारती उससे पहले ही आहिल ने उसको अपने कांधे पर उठा लिया। हसिका छटपटाते हुए कहती है, आहिल छोड़ो मुझे, तुमने घर कुछ भी उल्टा सीधा किया तो तुम्हारी खैर नहीं। आहिल शैतानों की तरह हंसते हुए हसिका को बेड पर पटक कर कहता है, अरे तुम खुद को उस पुलिस वाले से तो बच नहीं पाए, तो मुझे से क्या खाक खुद को बचा पाओगी। उस पुलिस वाले ने मेरे अरमानों की सजे पर तुम्हारे साथ सुहागरात मनाई थी ना, अब मैं उसकी बीवी के साथ सुहागरात मनाऊंगा। आज तो बहुत मजा आने वाला है। आहिल कमीनों वाली स्माइल करते हुए बैट की तरह बढ़ने लगता है। हसिका बेड पर बैठकर पीछे खिसकते हुए कहती है, आहिल खबरदार अगर मेरे पास आए तो। फिर हसिका नाइट स्टैंड पर रख फ्लावर पॉट उठाकर आहिल के ऊपर फेंकती है, पर आहिल साइड में हट जाता है और हंसते हुए कहता है, तुम्हें वाकई लगता है तुम मुझे रोक सकती हो। आहिल एक झटके से बेड पर चढ़ जाता है और हसिका का पैर पकड़कर उसे अपने करीब खींचता है। तभी उसके कानों में धड़ाम की आवाज पड़ती है। आहिल पीछे मुड़कर देखता है तो अपने रूम के डोर पर अधिराज को खड़ा पाता है, जो इस वक्त किसी यमराज से काम नहीं लग रहा था। आहिल अधिराज को देखकर घबरा जाता है और हसिका से दूर हो बेड से उतरकर उसके पास जाकर कहता है, दोस्त हम इस लड़की के लिए एक दूसरे से लड़ क्यों रहे हैं, हम दोनों ही इसके साथ मजे करते हैं, कभी ये तुम्हारा बस्तर गर्म करेगी कभी मेरा। आहिल की बात सुनकर अधिराज की गुस्से में माथे की नसें उभर आती है और वो गुस्से में एक जोरदार पंच उसके मुंह पर मारता है। आहिल उड़ते हुए सीधे कांच के कॉफी टेबल पर जाकर गिर जाता है और उसकी पीठ में कांच चुभ जाते हैं और वो दर्द से तड़प उठाता है। वहीं हसिका रोते हुए अधिराज के पास आकर उसके सीने से लग जाती है। अधिराज हसिका को अपने बाहों में भर लेता है। वहीं आहिल जमीन पर पड़ हसिका को अधिराज के सीने से लग देखता। आहिल अपनी हिम्मत इक्विटी करके खड़ा होता है और अपनी जगह पर खड़े होकर गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, ए पुलिस वाले तू मुझे नहीं जाता, अगर मैं चाहूं तो तेरी वर्दी उतरवा सकता हूं, इसलिए इस हसिका को मेरे हवाले कर दो। अधिराज इंस्पेक्टर को गुस्से से आवाज लगाकर बुलाता है। 2 इंस्पेक्टर भागकर रूम में आते हैं और आहिल को कॉलर से पकड़कर ले जाते हैं और उसे पुलिस वैन में बैठ देते हैं। एक इंस्पेक्टर आहिल के चेहरे पर पंच मारकर कहता है, बेटा तूने खूंखार शेर के मुंह में हाथ डाल है, अब तू देख हमारे डीसीपी साहब तेरा क्या हाल करते हैं।
वही अधिराज हंसिका को अपने विला लेकर आ जाता है। हंसिका पूरे रास्ते रोते हुए आए और अब भी वो रो रही थी। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिरी उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। अधिराज हंसिका को अपनी गोद में उठाकर रूम में लेकर पहुंचता है और प्यार से बेड पर बैठकर रूम से बाहर जाने लगता है तो हंसिका बेड से खड़े होकर फटफट अधिराज के पास जाकर उसको पीछे से हक करके रोते हुए कहती है, प्लीज मुझे अकेला मत छोड़कर जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अधिराज हंसिका के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहता है, हंसू डार्लिंग रिलैक्स, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं बस तेरे पेटू पेट के लिए खाना बनाने जा रहा हूँ। हंसिका बच्चों की तरह रोते हुए अधिराज की पीठ पर अपना चेहरा रब करते हुए कहती है, मुझे खाना नहीं चाहिए, प्लीज मेरे साथ रहो। अधिराज को बहुत अच्छे से पता था इस वक्त हंसिका बहुत ज्यादा डरी हुई है और इस वक्त उसे किसी के साथ की जरूरत है और वो अधिराज के साथ इतने दिनों से रहा रही है तो उसे ना चाहते हुए भी उसकी आदत हो चुकी है। अधिराज हंसिका का हाथ पकड़कर उसे आगे की तरह लेकर आता है और उसके चेहरे को अपने हाथों में थमा कर कहता है, हंसू डार्लिंग, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। हंसिका आज पहली बार अधिराज के चेहरे को बड़े ध्यान से देख रही थी। हंसिका को अधिराज की आंखों में अपने लिए फिक्र दिख रही थी। अधिराज हंसिका को अपनी बाहों में भरकर कहता है, तुम जाकर शावर ले लो, मैं खाना कुक कर लेता हूँ। हंसिका रोते हुए ना गर्दन गिलती है। फिर अधिराज अपनी जेब से फोन निकलकर खाना बाहर से ऑर्डर कर देता है। फिर अधिराज हंसिका अपनी गोद में उठाकर बाथरूम में लेकर आता है और फिर उसे बाथटब में बैठकर उसका बाथरोब रिमूव करता है और नल ऑन कर देता है। हंसिका अपनी सूजी हुई आंखों से देखा कर कहती है, प्लीज मुझे अकेला मत छोड़कर चले जाना। अधिराज हंसिका का दिमाग डाइवर्ट करने के लिए फल्टिंग करते हुए कहता है, मेरे हॉट और सेक्सी वाइफ मुझे सामने रोमांस करने के लिए बुला रही है, तो मैं ऐसे मौके को जाने कैसे दे सकता हूँ। फिर अधिराज अपने कपड़े रिमूव करके बाथटब में बैठ जाता है। इस वक्त हंसिका अधिराज की गोद में आंखें बंद करके बैठी थी। हंसिका ने सिर अधिराज की चेस्ट पर रख रखा था। अधिराज हंसिका की पीठ सहलाते हुए उसे रोमांस बातें कर रहा था जो आज हंसिका को इरिटेट नहीं कर रही थी। फिर वो दोनों 1 घंटे बाद बात लेकर बाथरोब पहनकर रूम में आ जाते हैं। हंसिका सो चुकी थी। अधिराज उसको प्यार से बेड पर सुलाकर ब्लैंकेट ओढ़कर रूम में डिम लाइट जाल देता है और खुद चेंजिंग रूम में जाकर ब्लैक कलर का लोअर और टी शर्ट पहनकर रूम से बाहर चला जाता है। जैसे ही अधिराज हॉल में पहुंच है वैसे ही वॉचमैन खाने की डिलीवरी लेकर आ जाता है। अधिराज उससे खाने के बैग ले लेता है। वॉचमैन वापस चल जाता है। वही अधिराज खाने के बैग किचन की स्लिप पर रखकर खुद से कहता है, उस आहिल ने मेरी औरत के ऊपर हाथ डालकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, अब मैं उसे बताता हूँ अधिराज सिंह शेखावत क्या चीज है। वही 2 इंस्पेक्टर आहिल को पुलिस स्टेशन की जगह एक सनसन हवेली में लेकर पहुंचते हैं और फिर हवेली के एक रूम में बंद कर देते हैं। हंसिका बेड पर बड़े आराम से सो रही थी, तभी अचानक वो उठकर बेड पर बैठ जाती है और घबराई नजरों से पूरे रूम देखने लगती है। हंसिका की आंखों से आंसू टपक रहे थे और उसकी नजरें बस एक इंसान को ढूंढ रही थी। हंसिका बेड से खड़ी होकर अधिराज को आवाज लगती है, अधिराज जी आप कहाँ हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज मेरे पास आ जाए। अधिराज जी। हंसिका अधिराज को बालकनी, बाथरूम और चेंजिंग में ढूंढती है पर अधिराज उसको रूम में कहीं नहीं मिलता तो वो बुरी डर जाती है और रोते हुए रूम से बाहर निकल जाती है और सीढ़ियों से होते हुए नीचे हॉल में आती है तो उसको अधिराज हॉल में भी कहीं नहीं देखता। हंसिका को दिमाग में ये चलने लगता, कहीं अधिराज उसको छोड़कर तो नहीं चला गया। अगर आहिल वापस आ गया तो उसका क्या होगा। हंसिका फूट फूट कर रोने लगती है। तभी हंसिका के कानों में बर्तन की आवाज पड़ती है। हंसिका भागते हुए किचन में जाती है और अधिराज को खाना गर्म माइक्रोवेव में गर्म करते देखती है। हंसिका भागते हुए अधिराज के पास आकर उसको पीछे से हक करके रोते हुए कहती है, आप बहुत गंदे हैं, मैंने आपसे कहा था मुझे अकेला मत छोड़ना, फिर आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों आए? आपको रूम में ना पाकर मैं कितना डर गई थी। अधिराज हंसिका के यूं अचानक हक करने से थोड़ा हैरान हो गया था क्योंकि हंसिका हमेशा उसे दूर दूर भागती थी और आज इस घटना के बाद वो उसके इतने करीब आ गई कि एक पल भी वो अधिराज को अपनी आंखों से दूर नहीं होने देना चाहती थी। अधिराज हंसिका के हाथ पर अपना हाथ रखकर प्यार से कहता है, हंसू डार्लिंग तुम तो सो गई थी पर तुम्हारा पेटू पेट बहुत शोर कर रहा था, चिल्ला चिल्ला कर खाना मांग रहा था, बस मैं तो तुम्हारे पेटू पेट के लिए खाना लेने आया था। हंसिका अधिराज को पाकर बिल्कुल शांत हो गई थी। वो बस शांत खड़ी थी
अधिराज जहां जा रहा था, हंसिका भी उसके पीछे पीछे किसी बच्चे की तरह घूम रही थी। फिर अधिराज सार खाना गर्म करके ट्रॉली में रख देता है और फिर अधिराज खाने की ट्रॉली और हंसिका को लेकर हॉल में आ जाता है। अधिराज डाइनिंग टेबल पर डिनर सजा देता है। फिर अधिराज हंसिका को चेयर पर बैठता है तो हंसिका बच्चों जैसा चेहरा बनाकर कहती है, मुझे आपकी गोद में बैठकर आपके हाथों से खाना है। अधिराज हंसिका से मजाक करते हुए कहता है, हंसू डार्लिंग तुम तो बहुत चिपकू निकली। अधिराज का मजा सुनकर हंसिका की आंखों से एक बार फिर से आंसू टपकने लगते हैं। अधिराज हंसिका की आंखों से आंसू पोंछकर प्यार से कहता है, हंसू डार्लिंग मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, अब तुम रिलैक्स करो। फिर अधिराज अपनी चेयर पर बैठता है और हंसिका को अपनी गोद में बैठ लेता है और अपने हाथों से हंसिका को खाना खिलाने लगता है। हंसिका थोड़ा बहुत डिनर करके अधिराज के सीने से लगकर सो जाती है। फिर अधिराज उसको ठीक से अपने सीने से लग लेता है। फिर अधिराज खुद डिनर करता है। अधिराज डिनर करने के बाद हंसिका को लेकर रूम में आ जाता है। फिर अधिराज हंसिका के कपड़े चेंज कर देता है। अधिराज हंसिका को नाइटी पहनाकर अच्छे से बेड पर लेटकर ब्लैंकेट ओढ़कर खुद शावर लेने बाथरूम में चला जाता है। 10 मिनट बाद अधिराज बाथरोब पहनाकर बाथरूम से बाहर आता है और एक नज़र चैन से होती हंसिका को देखकर चेंजिंग रूम में चेंज करने चला जाता है। अधिराज चेंज करके रूम में आता है और हंसिका की बगल में लेट जाता है और हंसिका को अपनी बाहों में भर लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। अधिराज अपने आप को शांत बेशक देख रहा था, पर अधिराज शांत नहीं था। उसको आहिल पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका मन आहिल को जान से मारने का कर रहा था, पर अभी उसकी ज्यादा जरूरत हंसिका को थी। वहीं अगली सुबह जब पर्दे से छनकर सूरज की रोशनी हंसिका के चेहरे पर पड़ती है तो हंसिका अंगड़ाई लेते हुए अपनी आंखें खोलती है और अधिराज को खुद को प्यार से निहारते हुए देखती है तो हंसिका अधिराज के होठों पर लाइट किस करके गुड मॉर्निंग बोलती है। हंसिका की इस हरकत पर अधिराज अपनी एक आईब्रो ऊपर करके उसको देखता है तो हंसिका बच्चों की तरह दांत दिखाते हुए अधिराज के सीने में अपना छोटा सा चेहरा छुपा लेती है। अधिराज हल्की सी स्माइल करते हुए हंसिका से कहता है, हंसू डार्लिंग तुम तो एक रात में बहुत नोटी हो गई, तुम्हारे क्या इरादे हैं? हंसिका कुछ नहीं बोलती, बस अधिराज के सीने से लगी रहती है। अधिराज प्यार से हंसिका की पीठ सहलाते हुए कहता है, हंसू डार्लिंग चलो अब जल्दी से शावर ले लो, मैं इतने ब्रेकफास्ट बना लेता हूँ। अधिराज की बात सुनकर हंसिका अधिराज से दूर हो बेड पर बैठ जाती है और मासूम चेहरा बनाकर शर्माते हुए कहती है, मैं आपके साथ ही शावर लूंगी। हंसिका की ये बात सुनकर अधिराज एक झटके में बेड पर बैठकर हंसिका के माथे को टक करके कहता है, हंसू डार्लिंग तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, ये तुम ऐसी बहकी बातें और हरकतें क्यों कर रही हो? हंसिका अधिराज की बात सुनकर कुछ नहीं कहती, बस बेड की चादर को घूरने लगती है। अधिराज हंसिका के कान में धीरे से सेक्सुअल वॉइस में कहता है, हंसू डार्लिंग मेरे साथ शावर लेने से कांड हो सकता है, अगर मंजूर है तो मेरी आंखों में देखो। काफी देर तक तो हंसिका की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो अधिराज की आंखों में देखे। फिर हिम्मत करके हंसिका अधिराज की आंखों में देखती है। अधिराज डेविल स्माइल करते हुए बेड से उतरकर हंसिका को अपनी गोद में उठाकर बाथरूम में ले जाता है। अधिराज हंसिका को बाथटब में बैठकर उसकी नाइटी रिमूव कर देता है और गर्म पानी का नल ऑन कर देता है। अधिराज हंसिका के कंधे पर किस करता है। फिर अधिराज हंसिका की बॉडी पर शावर जाल लगने लगता है। हंसिका को बहुत शर्म आ रही थी। वही हंसिका अधिराज के प्यार और केयर की वजह से कल का हादसा भूल ही गई थी। अधिराज के हाथ जैसे जैसे हंसिका की पीठ से नीचे जा रहे थे, हंसिका की सांसें भरी होती जा रही थी। अधिराज हंसिका की बॉडी को शावर जाल लगने के बहाने से यहाँ वहाँ टच कर रहा था, जिसकी वजह से हंसिका पूरी की पूरी शर्म से लाल हो चुकी थी। वो शर्म से नजरें झुकाकर पानी को घूरने लगती है। वही अधिराज हंसिका को और परेशान करते हुए उसके कान पर किस करके कहता है, हंसू डार्लिंग मुझे तुम्हें इरादे ठीक नहीं लग रहे, तुम्हारी आंखों में मुझे अपने लिए डिजायर देख रहे हैं। हंसिका अधिराज की बात सुनकर कर शर्म से अपना चेहरा अपने दोनों हाथों की हथेलियों में छुपाकर नामे सिर हिलाती है। अधिराज इसी तरह से हंसिका के साथ फ्लर्टिंग करते रहता है और फिर दोनों बात लेकर बाथरोब पहनाकर बाथरूम से बाहर आ जाते हैं। फिर अधिराज हंसिका को ड्रेसिंग टेबल की चेयर पर बैठता है। फिर अधिराज हंसिका के बाल हेयर ड्रायर से सूखता है और फिर अपने बाल हेयर ड्रायर से सूखता है। हंसिका को आज अधिराज की करीब एक सुकून दे रही थी। उसका छूना अच्छा लग रहा था। हंसिका को अब समझ आ गया था कि क्योंकि वो अधिराज के साथ रोमांस के टाइम बहक जाती थी। अधिराज का टच हंसिका को पहले से ही कंफर्टेबल लगा है। वही कर जब उसको आहिल ने टच किया
तो हंसिका को उसका टच बहुत गंद फील हुआ था, पर अधिराज का टच हमेशा उसे कंफर्टेबल ही लगता था। फिर अधिराज हंसिका को काउच पर बैठकर खुद चेंजिंग रूम में चला जाता है। कुछ देर बाद अधिराज अपने पुलिस वाली वर्दी पहनकर बाहर आता है। अधिराज के हाथ में एक फ्रॉक ड्रेस थी। अधिराज हंसिका को पहले इनरवियर पहनता है और फिर ड्रेस पहनता है। हंसिका इस वक्त आंखें बंद करके बैठी थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था क्यों वो अधिराज की ओर खींची चली जा रही है। कल तक अधिराज उस शैतान नजर आता था और आज उसका नजरिया ही बदल गया। अब अधिराज उसे अपना सेवियर रक्षक लग रहा था। फिर अधिराज हंसिका के पास काउच पर बैठकर उसका चेहरा अपने हाथों में थमाकर प्यार से कहता है, हंसू डार्लिंग, तुम मुझे मेरे वही लड़कू वाइफी चाहिए। और हाँ, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अब चलो स्माइल करो। हंसिका अपनी आंखें खोलकर अधिराज की काली गहरी आंखों में देखने लगती है और अधिराज हंसिका की नीली आंखों में देखने लगता है। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में डूबने लगते हैं और अधिराज धीरे धीरे हंसिका के होठों के करीब आने लगता है। जैसे ही अधिराज हंसिका के होठों पर अपने होंठ रखता है, वैसे ही हंसिका के दिमाग में कल वाला हदस उभर आता है और हंसिका अधिराज से दूर हो जाती है और डरते हुए कहती है, मुझे से दूर हो। अधिराज हंसिका के कांधे पकड़कर उसे झिंझोड़ते हुए कहता है, हंसू डार्लिंग, होश में आओ। मैं हुअम अधिराज। हंसिका ध्यान से अधिराज के चेहरे को देखकर उसके गले लगकर रोने लगती है और रोते हुए कहती है, अधिराज जी, वो आहिल बहुत गंदा आदमी है। उसने अपने गंदे इरादों को कामयाब करने के लिए बार बार मुझे नशीली चीजें दी। वो बहुत गंदा आदमी है। फिर हंसिका रोते हुए अधिराज को सारी बात बताती है, कैसे आहिल ने उसे उसकी सहेली की शादी में ड्रग्स दिया और डिस्को की पार्किंग में उसको जबरदस्ती वाइन पिलाई और उसका पासपोर्ट भी छुपा दिया था। अधिराज हंसिका की बात सुनकर प्यार से उसकी पीठ सहलाते हुए कहता है, हंसू डार्लिंग, उस कमीने आहिल को मैं उसके किए की सजा जरूर दूंगा। अब तुम चुप हो जाओ। कुछ देर तक हंसिका यूं ही रोती रही। फिर अधिराज हंसिका को लेकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। जब हंसिका कार की विंडो से बाहर देख रही थी, उसको बेहतर लग रहा था। अधिराज जो इस वक्त अपने बिजनेस से रिलेटेड काम अपने लैपटॉप पर कर रहा था, हंसिका को शांत देखकर अपने मन में खुद से कहता है, मेरी हंसू पर गंदी नजर रखने के लिए मैं उस आहिल को ऐसी सजा दूंगा कि वो फिर कभी किसी लड़की के साथ ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। फिर अधिराज लैपटॉप बंद करके साइड में रख देता है और हंसिका की कमर में हाथ डाल उसे अपने करीब खींचकर सेक्सुअल वॉइस में कहता है, हंसू डार्लिंग, अपने हब्बी पर भी थोड़ा ध्यान दे दिया करो। तुम्हारा ये हब्बी तुम्हारे इन स्ट्रॉबेरी जैसे होठों को खाने के लिए तड़प रहा है। हंसिका शर्म कर अधिराज की गर्दन में अपना छोटा सा चेहरा छुपा लेती है और अधिराज भी हल्की सी स्माइल करता है। एक हफ्ता बीत चुका था। अब हंसिका पहले की तरह नॉर्मल हो गई थी। सब अधिराज के प्यार और केयर की वजह से अधिराज ने इस एक हफ्ते हंसिका को बल्कि एक छोटे बच्चे की तरह प्यार और पैम्पर किया। इस एक हफ्ते अधिराज ने बिल्कुल भी हंसिका के करीब आने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो जानता था हंसिका अभी सदमे में है। ऐसे में उसके करीब आने का मतलब था उसको वही सब याद दिलवा देना जो अधिराज नहीं चाहता था। इस एक हफ्ते में अधिराज ने खुद हंसिका को कॉफी और मैगी बनानी सिखाई और हंसिका ये दोनों चीज बहुत अच्छे से बना भी सीख गई। वही अधिराज और हंसिका शाम के 6 बजे डीसीपी ऑफिस से विला लौटते हैं। दोनों अपने रूम में आते हैं। अधिराज हंसिका के गाल पर प्यार से हाथ रखकर कहता है, हंसू डार्लिंग, तुम जाकर शावर ले लो। हंसिका अधिराज की बात मानकर शावर लेने बाथरूम में चली जाती है। वही अधिराज का की पैंट की पॉकेट में रखा फोन बाजने लगता है। अधिराज फोन पैंट की पॉकेट से निकलकर स्क्रीन पर शो हो रहा नंबर देखकर बालकनी में चला जाता है और फोन रिसीव करता है। दूसरी तरफ से एक लड़का चिल्लाते हुए कहता है, भाई गजब हो गया। मोम मामू के सीखने पर डैड से झगड़ कर रही है। अब आप ही मोम को समझ सकते हो। मोम अपने लाडल बड़े बेटी की बात जरूर सुनेंगी। अधिराज रूहान की बात सुनकर कोल्ड वॉइस में कहता है, रूहान, तू अभी बच्चा है और मुझे फंसने वाले तेरे ये ट्रक बहुत परेशान हो चुके हैं। अब मुद्दे की बात बताओ। रूहान चहकते हुए कहता है, भाई कल तुम्हें लड़की वाले देखने आ रहे हैं, तो आप कल शाम को हैंडसम से बनाकर आ जाना। अधिराज कोल्ड वॉइस में रूहान से कहता है, अगर यूं ही बेकार की बातें करनी है तो मैं फोन रखा रहा हूं। रूहान अधिराज की बात सुनकर जल्दी से बोलता है, भाई कल दादाजी का 79 था बर्थडे है। डैड ने एक ग्रैंड पार्टी रखी है और दादाजी चाहते हैं आप भी उस पार्टी में आए। अधिराज रूहान की बात सुनकर कोल्ड वॉइस में कहता है, मिस्टर अमर सिंह शेखावत से अब मेरा कोई रिश्ता नहीं है।
और मैं अजनबियों की पार्टी में जाना पसंद नहीं करता हूँ। तभी रूहान भावुक आवाज में बोलता है, भाई मोम भी आपसे मिलना चाहती है, वो भी आपको बहुत याद करती है। अधिराज गुस्से में दांत बींचकर रूहान से कहता है, मिसेज शेखावत से भी मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो अब फोन रखो, और अगली बार अगर ऐसी किसी फालतू बात के लिए मुझे फोन किया तो मैं तुमसे भी सभी रिश्ते खत्म कर दूंगा। रूहान सॉरी भाई बोलकर फोन काट देता है। वहीं दूसरी तरफ शेखावत मैंशन में अधिराज के दादाजी के रूम में सभी इकट्ठा थे। रूहान फोन अपनी पैंट की पॉकेट में डालकर हारी हुई सी आवाज में कहता है, दादाजी भाई ने आने से सफा इनकार कर दिया है। वहीं मिस्टर अमर सिंह शेखावत जो अपने रूम की बालकनी के गेट के बीचों खड़े होकर आसमान को ही देख रहे थे, वो बड़ी ही रौबदार आवाज में अपने बेटे बहू से कहते हैं, राजदीप और रोशनी अब तुम दोनों हमारी बात कान खोल कर सुन लो। अगर अब तुम दोनों ने अपने लाडले अधिराज की शादी नहीं करवाए तो हमसे बुरा कोई नहीं। अधिराज की उम्र 27 साल हो चुकी है। इस उम्र में तो हम 3 बच्चों के बाप बना चुके थे और एक आपके बिगड़े शहजादे हैं, शादी करने को तैयार नहीं है। राजदीप अपने पिता से थोड़ा सख्त आवाज में कहते हैं, पिताजी आप सब कुछ जानते हुए भी ऐसी बात कर रहे हैं, आपसे हमें ये उम्मीद नहीं थी। अधिराज के उसके दादा से नाराज होकर चले जाते हैं और रूहान भी अपने डैड के पीछे चला जाता है। वही अधिराज की मोम अधिराज के दादा से कहती है, ससुर जी आप चिंता मत कीजिए, आप जिस लड़की से चाहेंगे अधिराज उसे ही शादी करेगा। अधिराज के दादा पीछे घूमकर अपनी बहू को देखकर रौबदार आवाज में कहते हैं, रोशनी आपको अपने घर की बहू बनाने का फासले पर आज हमें गर्व हो रहा है। अधिराज की मोम उसके दादाजी से बोलती है, ससुर जी अगर हमें अधिराज की शादी अपनी पसंद की लड़की से करवानी है तो हमें थोड़ा सब्र से काम लेना होगा। आप तो जानते हैं अधिराज को बचपन से अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने की आदत है और इसलिए वो अगर जाकर रहने लगा, सबसे पहले हमें अधिराज के दिल में फिर से अपने लिए जगह बनानी होगी। अधिराज के दादा उसकी मोम से बोलते हैं, बहू हमें तुम पर बहुत भरोसा है, तुम जो करोनी वो सही होगा। अधिराज की मोम एक शातिर स्माइल करते हुए कहती है, ससुर जी आप उस लड़की को कल की पार्टी में बुला लीजिए जिससे अपने अधिराज के लिए चुना है, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। वहीं दूसरी अधिराज के विला में हंसिका शावर लेने बाथरूम से बाथरोब पहनाकर बाहर आती है। वही अधिराज को काउच पर आंखें बंद करके बैठे देखती है। हंसिका अधिराज के पास जाकर कहती है, अधिराज जी। अधिराज के कानों में जैसे ही हंसिका की मीठी आवाज पड़ती है तो उसका गुस्सा कहीं छू मंत्र गायब हो जाता है। हंसिका अधिराज को शावर लेने को बोलती है। अधिराज काउच से खड़ा होकर हंसिका के गाल पर प्यार से हाथ फेरकर शावर लेने बाथरूम में चला जाता है। हंसिका भी शर्माते हुए चेंजिंग रूम में चेंज करने चली जाती है। कुछ देर बाद हंसिका लाइट पिंक कलर की शिफॉन की साड़ी पहनकर आती है। हंसिका ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर सबसे पहले अपने हेयर ड्रायर से बाल सूखती है, फिर अपने बाल बनाती है और अपनी मांग में सिंदूर भरती है। इस वक्त हंसिका बिल्कुल सिंपल पर फिर भी अप्सरा की तरह खूबसूरत लग रही थी। हंसिका एक नजर आईने में खुद को देखकर रूम से चली जाती है। वही अधिराज आधे घंटे बाद शावर लेकर बाथरूम से बाथरोब पहनाकर निकलता है तो हंसिका को रूम में ना पाकर सोचने लगता है, आखिर उसकी हंसू डार्लिंग कहाँ गई है, क्योंकि आजकल हंसिका हल पर अधिराज से ही चिपकी रहती थी। अधिराज चेंजिंग रूम में जाकर फटफट चेंज करता है। अधिराज ब्लैक टी शर्ट और लोअर पहना हुआ था जिसमें को बहुत हैंडसम लग रहा था। अधिराज भी हंसिका को ढूंढते हुए रूम से निकल जाता है। अधिराज जैसे ही अपने रूम से बाहर निकलता है और हंसिका को ढूंढते हुए किचन में पहुंच जाता है। वही किचन में हंसिका साड़ी को कमर पर टक कर कुछ बन रही थी। इस वक्त हंसिका एकदम इंडिया वाइफ की तरह लग रही थी। अधिराज को हंसिका पर बड़ा प्यारा आता है और वो सीधे जाकर हंसिका को पीछे से हक कर लेता है। वहीं हंसिका अधिराज के यूं अचानक हक से डरकर उचक जाती है। अधिराज हंसिका को डरते देखकर उसके कंधे पर किस करके कहता है, हंसू डार्लिंग मैं हूं। हंसिका चैन की सांस लेती है। अधिराज गैस पर चढ़े बर्तन में झांककर देखता है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। अधिराज हंसिका से कहता है, हंसू डार्लिंग तुम रेड सॉस पास्ता बना रही हो, ये तुमने कब और किससे सीखा? हंसिका स्माइल करते हुए अधिराज की तरह मुड़ती है और उसकी आंखों में देखकर कहती है, वो नई कैंटीन वाली आंटी ने सिखाया है। वो नई कैंटीन वाली आंटी बहुत अच्छी है, मुझे बहुत प्यार और इज्जत से बात करती है। आपको पता है उन्होंने मुझसे कहा है वो मुझे सभी तरह के खाना बनाना सीख देगी। अधिराज हंसिका के चेहरे की चमक देखकर हल्का सा झुककर उसके गाल से अपना गाल रब करते हुए कहता है, हंसू डार्लिंग तुम्हें अपना बनाने का फैसला मैंने बिल्कुल सही लिया।
हंसिका अधिराज की बात सुनकर मासूमियत से पूछती है, मतलब? अधिराज नोटी स्माइल करते हुए हंसिका के कान में कहता है, मतलब ये कि तुमसे जबरदस्ती शादी करके मैंने सही किया। तुम्हारे जैसी खूबसूरती अप्सरा, जो इतनी प्यारी है, मेरा कितना ख्याल रखती है, मेरे लिए खाना बनाना सीख रही है। हंसिका अधिराज को खुद को मक्खन लगते देखकर मुंह बनाकर कहती है, मुझे सब पता है, आप मुझे मक्खन लगा रहे हैं। मैं कब आपका ख्याल रखती हूँ? उल्टा आप मेरा ख्याल रखते हैं। मैं तो हमेशा से ही किस और की गलती के कारण आपको गलत बोलती थी और आपके साथ बदतमीजी करती थी। आपने तो जबरदस्ती मुझसे शादी बस मुझे उस आहिल से बचने के लिए की थी। आप कितने अच्छे इंसान हैं। मैं ही आपको हमेशा गलत समझती रही। फिर हंसिका अधिराज के सीने से लग जाती है। वही अधिराज डेविल स्माइल करता है। दरअसल अधिराज ने हंसिका का प्यार और विश्वास जीतने के लिए उससे ये झूठ बोल दिया कि एयरपोर्ट से उसको आहिल के गुंडे किडनैप करके ले जा रहे थे, पर उस पता चल गया और वो हंसिका को बचकर अपने साथ लेकर आ गया। और आहिल के गंदे इरादों से हंसिका को बचाने के लिए उसने हंसिका से जबरदस्ती शादी कर ली। अब प्यार की पाने के लिए आटे में नमक के जितना झूठ तो चलता ही है। फिर अधिराज भी हंसिका के साथ मिलकर डिनर प्रिपेयर करने लगता है। कुछ देर बाद डिनर बनाकर रेडी हो जाता है और हंसिका और अधिराज मिलकर डिनर को डाइनिंग टेबल पर लग देते हैं। हंसिका अधिराज को उसकी चेयर पर बैठकर खाना सर्व करती है और कहती है, अधिराज जल्दी से पास्ता टेस्ट करके बताए कैसा बना है। हंसिका बिल्कुल किस छोटे बच्चे की तरह एक साइड हो रही थी। अधिराज जैसे ही पास्ता को टेस्ट करता है वैसे ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। हंसिका को अधिराज के एक्सप्रेशन से समझ नहीं आ रहा था पास्ता टेस्ट है या नहीं। हंसिका रोने जैसा मुंह बनाकर पूछती है, अधिराज जी पास्ता अच्छा नहीं बना? अधिराज हंसिका की कलाई पकड़कर उसे अपनी गोद में बैठकर प्यार से कहता है, मिर्च ज्यादा, नमक कम, पास्ता थोड़ा कच पर बाकी तो सब ठीक है। वेरी टेस्टी पास्ता। हंसिका अधिराज की बात सुनकर उसके सीने पर टी शर्ट के ऊपर से ही बाइट करके कहती है, अधिराज जी ये आप बहुत बुरे हैं। ऐसे कौन चाशनी में डुबोकर बेइज्जती करता है। अधिराज हंसिका की क्यूटनेस देखकर उसको अपनी बाहों में भर कर कहता है, ओ मेरी क्यूटी पाए वाइफी, तुमने पास्ता बहुत टेस्टी बनाया है। मैं तो तुमसे मजा कर रहा था। अब चलो अपने हब्बी को अपने हाथों से खिलाओ। फिर हंसिका शर्माते हुए अधिराज को अपने हाथों से खिलाने लगती है और अधिराज हंसिका को अपने हाथों से खिलाने लगता है। वही डिनर करने के बाद हंसिका सारे गंदे बर्तन किचन में रखने चली जाती है। हंसिका गंदे बर्तन सिंक और में रखकर खुद से ही कहती है, अधिराज जी कितने अच्छे हैं। मैं उस आहिल की वजह से उन्हें हमेशा गलत समझती रही। हंसिका अपनी सोच में डूबी हुई थी कि अधिराज कितना अच्छा इंसान है। अगर वो उसके साथ गलती से ही सही फिजिकल हुए, पर उसने अपनी गलती मानकर हंसिका से शादी करके उसको सुधार लिया। हंसिका पहले अधिराज को जितना गलत समझ रही थी, अब वो उसकी नज़र में उतना ही महान बन गया था। अचानक ही अधिराज हंसिका को अपनी गोद में उठा लेता है। हंसिका अधिराज के अचानक यूं गोद में उठाने से डर गई थी और उसने डर की वजह से अपनी आंखें बंद कर ली थी। अधिराज हल्की सी स्माइल करते हुए कहता है, हंसू डार्लिंग मैं हूं। अधिराज की आवाज सुनकर हंसिका अपनी आंखें खोलकर अधिराज के चेहरे को देखने लगती है। अधिराज नोटी स्माइल करते हुए हंसिका से पूछता है, हंसू डार्लिंग तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मैंने कुछ गलत किया क्या? हंसिका बच्चों की तरह मुंह फूल कर कहती है, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। अधिराज डेविल स्माइल करते हुए पूछता है, अगर ऐसा है तो फिर तुम मुझे इतनी हैरानी से क्यों देख रही हो? हंसिका शर्माते हुए कहती है, ये चीजें मेरे लिए नई है तो बस इसलिए लिए। अधिराज हंसिका की बात बीच में काटकर सेक्सुअल वॉइस में बोलता है, हंसू डार्लिंग डोंट वरी अबाउट इट, मैं इन चीजों में मास्टर हूं। धीरे धीरे तुम्हें भी सब सिखा दूंगा। अधिराज अपनी बात बोलकर हंसिका को आई वेक करता है। हंसिका तो वहीं के वहीं शर्म से पानी हो जाती है और अधिराज के सीने में अपना छोटा सा चेहरा छुपा लेती है। हंसिका पेट में बटरफ्लाई उड़ रही थी, उसे बहुत शर्म आ रही थी। उसका ये पति जब देखो उसे कैसी कैसी बातें करता रहता है। हंसिका धीमी आवाज में अधिराज से खुद को नीचे उतराने को बोलती है। अधिराज हंसिका के कान में गर्म सांस छोड़ते हुए कहता है, अगर तुम मेरे साथ रोमांटिक मूवी देखी तभी मैं तुम्हें नीचे उतरूंगा। बोलो मंजूर है? हंसिका कुछ देर सोचने के बाद हाँ में गर्दन हिला देती है। अधिराज हंसिका के होठों पर लाइट किस कर लेता है। हंसिका हैरानी से आंखें बड़ी करके कहती है, क्या बात है, अभी तक रोमांटिक मूवी देखी भी नहीं है और आप पहले ही रोमांटिक हो गए? अधिराज सेक्सुअल वॉइस में कहता है, मैं तो पैदाइशी रोमांटिक हूं।
अभी तुमने मेरा जलवा देखा ही कहाँ है। अधिराज की बात पर हंसिका पहले थोड़ा मुस्कुराई, फिर शर्मने लगी, और फिर अधिराज हंसिका को अपने विला के प्राइवेट मूवी थिएटर में लेकर पहुंचा जाता है। वो थिएटर बहुत बड़ा था और उसके बीचों बीच एक राउंड शेप का बेड था। अधिराज प्यार से हंसिका को बेड पर बैठ देता है। अधिराज बेड पर हंसिका के साइड में बैठ जाता है और साइड टेबल पर से रिमोट उठाकर एक बटन प्रेस करता है और मूवी स्टार्ट हो जाती है। अधिराज बेड पर ठीक से बैठकर हंसिका को अपनी बाहों में खींच लेता है। फिर दोनों एक दूसरे की बाहों बैठकर मूवी देखने लगते हैं। मूवी काफी ज्यादा रोमांटिक थी। मूवी के रोमांटिक सीन को देखकर हंसिका अपनी नजरें फेर लेती है। अधिराज प्यार से हंसिका से पूछता है, हंसू डार्लिंग क्या हुआ? हंसिका शर्माते हुए कहती है, मुझे ये मूवी नहीं देखनी। कितनी बोल्ड मूवी है। अधिराज हंसिका के कान में सेक्सुअल वॉइस में कहता है, हंसू डार्लिंग ये मूवी तुम्हें कहाँ से बोल्ड लग रही है? ये तो बहुत नॉर्मल मूवी है। अधिराज की बात सुनकर हंसिका की आंखें छोटी हो जाती हैं। क्या कहा आपने? ये मूवी बोल्ड नहीं नॉर्मल है। अधिराज हंसिका की कमर सहलाते हुए नोटी स्माइल करते हुए कहता है, ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने तो इससे भी ज्यादा बोल्ड मूवीज देखी है। ये मूवी उन मूवी के आगे एकदम फीकी है। हंसिका अधिराज की बात सुनकर उसे दूर होकर कहती है, ओ गॉड, आप तो बहुत बेशर्म है। हंसिका की बात सुनकर अधिराज उसकी नाजुक कलाई पकड़कर एक बार फिर से उसे अपनी बाहों में खींचकर सेक्सुअल वॉइस में बोलता है, हाँ वो तो मैं हूँ। अधिराज अपनी बात बोलकर हंसिका को आई वेक करता है। बेचारी हंसिका का चेहरा तो शर्म से कश्मीरी सेब की तरह लाल पड़ जाता है। वही मूवी में हीरो हीरोइन का किस सीन चल रहा था। अधिराज एक नज़र स्क्रीन की तरफ देखकर सेक्सुअल वॉइस में हंसिका से कहता है, हंसू डार्लिंग आज मुझे मत रोकने की कोशिश करना, क्योंकि आज मैं नहीं रुकने वाला हूँ। हंसिका अधिराज की बात का मतलब समझ पाती उसे पहले ही अधिराज हंसिका उसके खुले बालों से आ रही मनमोहक खुशबू को सूंघने लगता है। इस वक्त अधिराज की गर्म सांसें हंसिका की गर्दन पर पड़ रही थी। जी हंसिका को बेचने कर रही थी। अधिराज और एक दूसरे की बाहों में बड़े सुकून से बैठे थे। हंसिका को अपने दिल में पैदा हो रहे नए नए एहसास कुछ समझ नहीं आ रहे थे। क्यों वो अब अधिराज के साथ अच्छा फील करती है? क्यों वो अधिराज की तरफ खींचवा महसूस करती है? दोनों ही एक दूसरे की मदहोश भरी आंखों में खोए हुए थे। तभी अधिराज हंसिका के चेहरे को प्यार से पकड़कर उसके माथे पर किस करके कहता है, हंसू डार्लिंग तुम इतना क्यों शर्म रही हो? हम ये सब पहले भी तो कर चुके हैं। हंसिका अधिराज की बात सुनकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। अधिराज आहिस्ता से अपने सख्त होठों को हंसिका के मुलायम स्ट्रॉबेरी जैसे होठों की ओर बढ़ रहा था। अधिराज हंसिका के होठों की ओर ऐसे देख रहा था जैसे कि एक प्यासा इंसान सूखे रेगिस्तान में पानी की एक बूंद को देखता है। फिर अधिराज हंसिका के होठों पर अपने होंठ रख देता है और हंसिका के होठों पर सॉफ्ट किस करने लगता है। जैसे ही हंसिका की गर्म सांसें अधिराज के चेहरे को छूती हैं, अधिराज अचानक ही हंसिका को पैशनेट किस करने लगता है। हंसिका किस में अधिराज का साथ नहीं दे रही थी और ना ही अधिराज को रोक रही थी। वो तो बस अपनी आंखें बंद करके बैठी थी। अधिराज अपने सीधे हाथ से हंसिका की ब्लाउज की बोरियों को एक ही झटके में तोड़ देता है और ऐसा होते ही हंसिका की दिल की धड़कनें बढ़ा जाती हैं और हंसिका के दोनों हाथ अधिराज के कंधों पर कस जाते हैं। वही अधिराज हंसिका की खुली पीठ पर सेक्सुअली वे में अपनी उंगलियां चला रहा था और अधिराज की उंगलियां सरकते सरकते पीठ की नीचे की ओर बढ़ रही थी। हंसिका को जब महसूस हुआ कि अधिराज अपनी उंगलियों को कहां लेकर आ रहा है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो अधिराज को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, पर अधिराज से आज तक बड़े बड़े गुंडे नहीं छुट पाए। तो मासूम हंसिका क्या चीज है? अधिराज की उंगलियां हंसिका की पीठ पर नीचे की ओर सरके ही जा रही थी। हंसिका शर्म से पानी पानी हुई जा रही थी। हंसिका अधिराज के निचले होंठ पर बाइट कर लेती है, जिस कारण अधिराज के होठों की पकड़ हंसिका के होठों पर ढीली पड़ जाती है। तो हंसिका मौके का फायदा उठाकर अधिराज से दूर हो जाती है और फटफट बेड से उतरकर शर्माते हुए कहती है, अधिराज जी मुझे नींद आ रही है, मुझे मूवी नहीं देखनी। वही अधिराज तड़पती नजरों से हंसिका को देख रहा था, पर हंसिका को अधिराज पर जरा भी दया नहीं आ रही थी। वो तो बस जाने का रग अलप रही थी। वही अधिराज हंसिका की नाजुक कलाई प्यार से पकड़कर बेकारी भरी आवाज में बोलता है, हंसू डार्लिंग भूखे के सामने से खाना छीन कर ले जाना ये सही बात नहीं है। अधिराज की बात सुनकर हंसिका कुछ देर अधिराज को बेवकूफों की तरह देख रही थी। हंसिका थोड़ा दिमाग पर थोड़ा डालती है तो उसको अधिराज की बात कही बात समझ आ जाती है और उसका चेहरा शर्म से कश्मीरी सेब की तरह लाल हो जाता है और हंसिका दूसरी तरफ चेहरा फेर लेती है।
अधिराज अपने मन में बोलता है, हंसू डार्लिंग ऐसे मानने वाली नहीं है, कुछ सोचना होगा। फिर अधिराज कुछ देर बाद हंसिका से प्यार से बोलता है, ओके अगर तुम्हें आज रोमांस नहीं करना तो ठीक है, पर मेरे साथ बैठकर मूवी तो देख सकती हो। हंसिका बिना अधिराज को देखे अपनी मासूमियत भरी आवाज में कहती है, आप मेरे साथ नोटी हरकतें तो नहीं करेंगे ना? अधिराज हम बोलता है। फिर हंसिका अधिराज की बगल में बैठ जाती है और दोनों पॉपकॉर्न खाते हुए मूवी देखने लगते हैं। हंसिका मूवी देखते हुए अधिराज को अपने बारे में बता रही थी, उस क्या पसंद है, क्या ना पसंद है, वो कितना पढ़ हुई है। अधिराज तो बस हंसिका के स्ट्रॉबेरी जैसे होठों को देखकर खाने के लिए तड़प रहा था। हंसिका अधिराज का चेहरा स्क्रीन की तरफ करती है, अधिराज जी आप मुझे देखने की जगह मूवी देखिए। दोनों एक दूसरे की बाहों में बैठकर मूवी काफी एंजॉय कर रहे थे। तभी मूवी में बोल्ड सीन आ जाता है, जिससे देखकर अधिराज के अंदर जल रही आग दहक जाती है और उस बोल्ड सीन को देखकर हंसिका की सांस अटक जाती है। हंसिका धीरे से अधिराज के चेहरे को देखती है तो हंसिका अधिराज को खुद को डिजायर भरी नजरों से देखता पाती है। अधिराज हंसिका की कमर को सहलाते हुए सेक्सुअल वॉइस में कहता है, अब मैं खुद को तुम्हारे करीब आने से नहीं रोक सकता। हंसिका अधिराज के ऊपर पॉपकॉर्न फेंकते हुए कहती है, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था। अधिराज टेढ़ी स्माइल करते हुए कहता है, हंसू डार्लिंग मैंने तुमसे कोई प्रॉमिस नहीं किया। हंसिका अधिराज की बाहों से छूटने के लिए छटपटाने लगती है। वही अधिराज की प्यारस भी बढ़ने लगती है। तभी उन दोनों की नजर एक साथ स्क्रीन पर जाती है तो बोल्ड सीन और भी ज्यादा बोल्ड हो चुका था। अधिराज वो बोल्ड सीन देख अपना कंट्रोल खो देता है और हंसिका के स्ट्रॉबेरी जैसे होठों पर अपने होंठ रखकर उसको किसी करने लगता है। हंसिका को बहुत शर्म आ रही थी और वो अभी इतनी जल्दी इसके लिए तैयार नहीं थी। हंसिका अधिराज की पीठ पर धीरे से मुक्के मार रही थी, पर अधिराज तो भूख शेर की तरह हंसिका के होठों टूट पड़ा था। अधिराज के हाथ हंसिका की बॉडी पर रेंग रहे थे, जिसके कारण हंसिका की दिल की धड़कनें बेकाबू होती जा रही थी और हंसिका की नीली आंखों में भी हल्की हल्की मदहोश उतरने लगी थी। क्या हंसिका अधिराज को कर पाएगी एक्सेप्ट? जाने के लिए पढ़ते रहिए। अधिराज और हंसिका एक दूसरे में कुछ इस कदर खोए हुए थे कि उनको अब किसी चीज का होश नहीं था। हंसिका को आज पहली बार अधिराज का टच अच्छा लग रहा था। अधिराज का हर टच हंसिका को मदहोश कर रहा था। अधिराज 10 मिनट की किसी के बाद हंसिका से दूर होता है। वहीं हंसिका अपनी सांसें संभालते हुए बस अधिराज के हैंडसम चेहरे को ही देख रही थी। अधिराज हंसिका के साथ रोमांस को लेकर अभी कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता था। अभी उसने बहुत मुश्किल से हंसिका को आहिल वाले हादसे के सदमे से निकल था, तो ऐसे में रोमांस को लेकर अभी वो हंसिका के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहता था। अधिराज हंसिका के चेहरे पर बिखरे बोलों को उसके कान के पीछे करके बहुत प्यार से पूछता है, हंसू डार्लिंग क्या मैं अपनी वाइफ के साथ रोमांस कर सकता हूँ? हंसिका शर्माते हुए ना में सिर हिलाती है। अधिराज हंसिका के गाल पर किस करके प्यार से कहता है, प्लीज हंसू डार्लिंग अपने हब्बी की हालत को समझो। इतने दिनों से तुमसे दूर रहकर मेरा क्या हाल हो गया है, ये बस मैं ही जानता हूँ। हंसिका अधिराज के होठों के करीब आकर अपने गुलाबी नर्म होठों अधिराज के सख्त होंठ पर रखकर उसे किस करने लगती है। अधिराज को उसके सवाल का जवाब मिला गया था। हंसिका को भी अधिराज को किस करके बहुत सुकून मिला रहा था। हंसिका को किस करनी नहीं आती थी, इसलिए वो बस अधिराज के होठों को लॉलीपॉप की तरह चूस रही थी। हंसिका 10 मिनट की किस के बाद अधिराज के होठों से दूर होती है और अपनी सांसें संभालने लगती है। वही अधिराज हंसिका की कमर में हाथ डालकर उसे खुद से चिपकते हुए कहता है, हंसू डार्लिंग तुम नहीं जानती, तुम मेरे तड़पते दिल की दवा हो। तुम्हारे करीब आने से मुझे जो सुकून मिलता है वो इस दुनिया में कहीं नहीं है। हंसिका अधिराज की बात सुनकर शर्म जाती है और अपनी पलकें झुका लेती है। अधिराज एक झटके में हंसिका को अपनी गोद में बैठ लेता है। दोनों के चेहरे आमने सामने थे। अधिराज अपने दांतों से हंसिका की साड़ी का पल्लू उसके कंधे से अलग कर देता है और हंसिका को खुद से चिपका लेते हैं। इस वक्त दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि उनकी बॉडी के बीच से हवा का भी निकल पाना मुश्किल था। अधिराज अपने दोनों हाथों से हंसिका की कमर होल्ड करके उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखकर किस और बाइट करने लगता है। हंसिका अपनी सांसें संभालते हुए अधिराज की होठों के टच को अपनी गर्दन पर महसूस कर रही थी। तभी अधिराज की नजर ब्लाउज से झांकते तिल पर पड़ती है। फिर अधिराज मदहोश होकर अपने होंठ हंसिका के तिल पर रख देता है। हंसिका के मुंह से मदहोश भरी आह निकलने लगती है। अब अधिराज से खुद पर और कंट्रोल नहीं हुआ। उसने हंसिका को बेड पर लेट दिया और उसकी साड़ी उसके बदन से अलग कर दी और फिर उसके के होठों पर अपने होठों रखकर
उसे एक बार फिर से वाइल्ड किस करने लगा। अधिराज के हाथ हंसिका की पूरी बॉडी पर फ्लो हो रहे थे। दोनों के ही जिस्म किसी भट्टी की तरह तप रहे थे। इस वक्त हंसिका अधिराज के सामने ब्लाउज और पेटीकोट में थी। हंसिका को इस वक्त बहुत शर्म आ रही थी। शर्म से हंसिका का पूरा चेहरा कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गया था। हंसिका की सिसकियां किस की वजह से उसके मुंह में ही रह गई थी। 20 मिनट की लंबी किस के बाद जब अधिराज हंसिका के होठों को छोड़ता है तो हंसिका अपनी सांसें संभालते हुए उससे कहती है, अधिराज जी आप बहुत अच्छे हैं। हंसिका ने जैसा अधिराज को समझा था वो वैसा नहीं था। पीछे एक हफ्ते से उसने उसकी इतनी केयर की थी कि हंसिका का अधिराज को लेकर जो नजरिया था वो पूरा का पूरा बदल गया था। अधिराज हंसिका की बात सुनकर उसके माथे पर किस करता है। अब अधिराज से अब खुद पर और कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। अधिराज अपने वाइल्ड अवतार में आ चुका था। वो हंसिका के ब्लाउज और पेटीकोट फाड़कर उसके बदन से अलग कर देता है। इस वक्त हंसिका अधिराज के सामने अपनी रेड कलर की इनवायर में थी। अधिराज के होठों पर डेविल स्माइल दी। हंसिका गहरी सांसें ले रही थी। हंसिका की नीली आंखें जो अधिराज को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। और फिर अधिराज हंसिका के होठों को दीवानों की तरह चूमने लगता है। अधिराज के हाथ हंसिका की पूरे बदन पर चल रहे थे। वहीं हंसिका के हाथ अधिराज के बालों में चल रहे थे। अधिराज हंसिका को पैशनेट को किस कर रहा था। वही 25 मिनट की लंबी किस के बाद अधिराज के होठों को छोड़कर उसकी गर्दन पर किस और बाइट करने लगता है। वही हंसिका लंबी लंबी सांसें लेने रही थी। अधिराज हंसिका के कोलर बोन पर किस और बाइट करते जिससे कारण हंसिका की लगातार मदहोश भरी सिसकियां निकल रही थी। फिर अधिराज हंसिका को पलटकर उसकी गोरी पीठ पर किस और बाइट करने लगता है। अधिराज के हाथ धीरे धीरे हंसिका की पीठ से नीचे की जा रहे थे जिस कारण हंसिका की दिल की धड़कनें रोलर कोस्टर की तरह तेज हो गई। हंसिका मन में बस एक ही चीज सोच रही थी, ये आदमी बहुत ठरकी है। हंसिका मदहोश में मचल जा रही थी। अधिराज हंसिका को फिर से पलटकर उसकी नावेल पे किस करते हुए बाइट भी कर रहा था। अधिराज वक्त के साथ वाइल्ड होता जा रहा था। अधिराज हंसिका के पूरे पेट पर पागलों की तरह किस और बाइट करके अपनी वाइल्डनेस की निशानी हंसिका के गोरे बदन पर बना रहा था। अचानक ही अधिराज ने हंसिका के पेट पर जोर से बाइट किया जिससे हंसिका की चीख निकल गई। अब अधिराज पूरी तरह से अपना कंट्रोल खो चुका था। उसका पूरा शरीर गर्म हो चुका था। अधिराज ने हंसिका के इनर वायर फाड़कर उसके बॉडी से अलग कर दिया और हंसिका से दूर होकर अपने कपड़े रिमूव करके हंसिका के ऊपर आ जाता है। अधिराज एक नज़र हंसिका के खूबसूरत चेहरे और नशीली नीली आंखों को देखता है और फिर हंसिका को अपनी आगोश में भर लेता है। दर्द की वजह से हंसिका की जोरदार चीख निकल जाती है। इसके के साथ आंखों के कोने से आंसू भी निकल जाते हैं। अधिराज हंसिका के होठों पर अपने होंठ रख देता है, उसको किस करने लगता है। हंसिका भी अधिराज की किस के कारण अपना दर्द भूल जाती है। दोनों अपनी प्यार भरी दुनिया में खो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शेखावत मेंशन अधिराज के मोम डैड के रूम में उसकी मोम बेड पर बैठकर उसके डैड से बोलती है, आप अधिराज को बोलिए ना कि वो कल अपने दादू के बर्थडे की पार्टी में बस थोड़ी देर के लिए आ जाए। वो आपकी बात कहीं नहीं टलेगा। अधिराज के डैड बेड पर बैठकर कहते हैं, रोशनी जी आप अपने बेटे को बहुत अच्छे से जानती हैं, वो कितना जिद्दी है, वो नहीं मानने वाला। रोशनी जी राजदीप जी के कंधे पर सिर रखकर अचानक ही रोने लगती है और रोते हुए कहती है, आज पूरे 3 साल हो चुके हैं अपने बेटे का चेहरा देखे हुए। राजदीप जी आप ही बताइए, अपने बच्चों के लिए बेस्ट की चाहता करना क्या गलत है। हमने ऐसी भी क्या गलती कर दी कि हमारा बेटा हमसे दूर हो गया। क्या हम इतनी बुरी माँ हैं। रोशनी जी अपनी बात बोलकर फूट फूट कर रोने लगती है। राजदीप जी रोशनी को अपने सीने से लगकर प्यार से कहते हैं, रोशनी जी आप रोना बंद कीजिए, मैं आपको ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता और हम कोशिश करेंगे अधिराज को कल पिताजी की बर्थडे पार्टी में लाने की, बस अब आप चुप हो जाए। रोशनी जी राजदीप के चेहरे को देखकर कहती है, आई लव यू राज। राजदीप जी हल्का सा मुस्कुराते हैं और फिर वो लोग लेट जाते हैं। वही रोशनी आंखें बंद करके अपने मन में कहती है, अधिराज बेटा तुम और शादी से नहीं भाग सकते, अब मैं तुम्हें शादी के बंधन में बंद कर ही रहूंगी। सुबह के 7 बज रहे थे। अधिराज जब जिम करके रूम में वापस आता है तो हंसिका को एक छोटे से खरगोश के बच्चे की तरह खुद में सिमट कर सोते हुए देखता है। अधिराज हंसिका को कुछ देर एक्सप्रेस लास्ट फेस के साथ देखकर बाथरूम में शावर लेने चला जाता है। आधे घंटे के अंदर अधिराज शावर लेकर बाथरोब पहनाकर बाथरूम से बाहर आता है। हंसिका अभी भी सो रही थी। अधिराज उसको डिस्टर्ब नहीं करता और सीधे चेंजिंग रूम में चला जाता है।
अधिराज चेंज करके रूम में आता है और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अपने बिल हेयर ड्रायर से सूखने लगता है। आज अधिराज ने ब्राउन कोट पैंट और कोट के अंदर डार्क ग्रीन शर्ट पहनी थी। अधिराज ब्राउन कोट में सुपर हॉट लग रहा था। उसके ऊपर से उसका एरोगेंट एटीट्यूड जो उसकी पर्सनैलिटी में चार चांद लगता था। फिर अधिराज अपने बाल सूखाकर उनको जाल से सट करता है और फिर अपनी रिस्ट वॉच पहनकर परफ्यूम लगता है। फिर अधिराज तैयार होकर एक बार बेड के पास आता है और हंसिका के मासूम चेहरे को ध्यान से देखता है। हंसिका के चेहरे पर कल रात की थकावट सफा दिख रही थी। उसके साथ हंसिका के चेहरे पर नूर भी छा हुआ था। अधिराज हंसिका को ठीक से लेट कर उसे बेड पर पड़ी अपनी शर्ट पहन देता है। फिर हंसिका के होठों पर लाइट किस करके शेखावत इंटरप्राइजेज के ऑफिस के लिए निकल जाता है। वही शेखावत इंटरप्राइजेज के ऑफिस में आज हड़कंप मच हुआ था। सभी की एम्प्लॉय की जान हलक में अटकी हुई थी क्योंकि आज अधिराज के ऑफिस आने का दिन था। तभी पियून भागते हुए उन सभी के पास आकर कहता है, डेविल ऑफिस में आ चुका है। पीयूष की बात सुनकर उस पूरे एरिया में ड्रॉप साइलेंस हो जाता है। वही ऑफिस के बाहर अधिराज की लग्जरी कार आकर रुकती है। ड्राइवर कार का डोर ओपन करता है। अधिराज अपनी आंखों पर शेड लगकर एरोगेंट एटीट्यूड के साथ कार से उतरता है और एटीट्यूड से चलते हुए ऑफिस के अंदर आता है। अधिराज के पीछे और दोनों साइड बॉडीगार्ड चल रहे थे। अधिराज को देखकर रिसेप्शनिस्ट के दिल में तितलियां उड़ने लगती हैं। अधिराज की हैंडसमनेस से रिसेप्शनिस्ट का गल सूखने लगा था। वो अपना सलाइवा गटकते हुए मन में कहती है, अधिराज सर के साथ बस एक रात मिल जाए तो मजा आ जाए। अधिराज अपने साथ चल रहे अपने पीए गौतम से कोल्ड वॉइस में कहता है, गौतम ये लड़की मुझे अगली बार ऑफिस में नजर नहीं आनी चाहिए। गौतम जी सर बोलता है। वही अधिराज को देखकर ऑफिस के सभी एम्प्लॉय डर से कांप रहे थे और अपनी चेयर से खड़े होकर सिर झुकाकर अधिराज को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। वही फीमेल एम्प्लॉय अधिराज को देखकर आहें भरने लगती हैं। सभी फीमेल एम्प्लॉय अधिराज के हैंडसम और डैशिंग चेहरे में खो सी गई थी। अधिराज की परफेक्ट बॉडी किसी भी लड़की को अपना दीवाना बनाने के लिए काफी थी। सभी फीमेल एम्प्लॉय अधिराज की एक नजर पाने के लिए मारती थी। अधिराज अपनी प्राइवेट लिफ्ट से अपने पीए गौतम के साथ चला जाता है। वही पियून सभी फीमेल एम्प्लॉय को देखकर कहता है, अगली बार डेविल को ऐसी हैवास भरी नजरों से मत देखना वरना रिसेप्शनिस्ट की तरह तुम्हें भी जेब से निकल देंगे। सभी फीमेल एम्प्लॉय पियून की बात सुनकर डर गई। उन सभी को पता था अधिराज ऐसा कर सकता है। वही अधिराज जैसे ही अपने पीए के साथ अपने कैबिन में पहुंचता है वैसे ही अपने छोटे भाई को अपने कैबिन में काउच पर बैठे हुए पाता है। रूहान अधिराज को देखकर स्माइल करते हुए कहता है, अधिराज भाई थैंक गॉड आप आज ऑफिस आ गए, वरना डैड तो आज मेरी जान ही लेते। आपको पता है डैड ने मुझे एक फाइल थी कि मैं कंप्लीट कर दूं, पर मेरा तो आज काम में मन लग ही नहीं रहा। मेरा सारा ध्यान दादू की बर्थडे पार्टी में ही है। अधिराज अपने छोटे भाई रूहान को अपनी सर्द निगाहों से घूरते हुए कोल्ड वॉइस में कहता है, 2 मिनट में मुझे मेरे कैबिन से दफा हो जाओ, वरना पार्टी में डांस करने लायक नहीं बचोगे। रूहान अधिराज की धमकी सुनकर गौतम को फाइल दमकर भाग जाता है। फिर रूहान लिफ्ट से एक फ्लोर नीचे आता है। इस फ्लोर पर उसका और उसके डैड का कैबिन था। रूहान अपने डैड के कैबिन में ब्रेक फेल गाड़ी की तरह घुस जाता है। वही राजदीप जी जो अपने लैपटॉप में बिजी थे, जब उन्हें अपने कैबिन में किसी के आने की आहट सुनाई देती है तो वो सिर उठाकर देखते हैं। रूहान अपने डैड के सामने वाली कुर्सी पर बैठकर कहता है, डैडी भाई ने पार्टी का नाम सुनकर ही मुझे भाग दिया। मुझे नहीं लगता भाई दादू की बर्थडे पार्टी में आने वाले हैं। राजदीप जी गहरी सांस लेकर कहते हैं, आज सुबह पिताजी ने मुझे से अपने बर्थडे गिफ्ट में अधिराज की एक झलक देखने को मांगी है। अब मुझे कुछ भी करके अधिराज को पार्टी में आने के मानना ही होगा। रूहान अपने डैड से कहता है, डैड ये भाई हमेशा एंग्री मैन क्यों बनाने घूमते हैं, कभी भी स्माइल नहीं करते। अधिराज भाई सडू है। राजदीप रूहान की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये बात अपनी मोम के सामने बोलना, तुम्हारी मोम अपने लाडले की बुरी सुनकर तुम्हारी टांगे तोड़ देगी। रूहान मुंह बनाकर कहता है, मुझे तो घर में कोई प्यार नहीं करता, सब बस भाई को प्यार करते हैं। राजदीप जी रूहान की नौटंकी देखकर स्माइल करते हुए कहते हैं, बेटा अगर तुम्हारी नौटंकी हो गई है तो अपने भाई को पार्टी में लाने का कोई आइडिया सोचो। वहीं दूसरी तरफ अधिराज अपने कैबिन में लैपटॉप खोलकर ऑफिस का इंपॉर्टेंट काम करने लगता है। कुछ देर बाद अधिराज के कैबिन पर कोई नॉक करता है। अधिराज कॉम इन बोलता है तो पियून अधिराज के लिए उसकी पसंदीदा ब्लैक कॉफी लेकर आया था। पियून सिर झुकाकर अधिराज को ग्रीट करके गुड मॉर्निंग विश करता है और फिर अधिराज के टेबल पर कॉफी रखकर चला जाता है।
वही कुछ देर बाद अधिराज का पीए गौतम कैबिन में नोक करके आता है। फिर अधिराज का पीए गौतम उससे पूरे दिन का शेड्यूल बताता है। अधिराज का आज का पूरा दिन बड़ा बिजी था। ना जाने आज उसे कितनी ही मीटिंग अटेंड करनी थी। अभी अधिराज का पीए गौतम उसे दिन भर का शेड्यूल बताता ही रहा था। वहीं दूसरी तरफ अधिराज के विला में हसिका की नींद सुबह के 11 बजे खुलती है। हसिका को अपनी पूरी बॉडी में बेहिसाब दर्द हो रहा था और सबसे ज्यादा दर्द उसे अपनी लोअर बॉडी में हो रहा था। हसिका अपना पेट सहलाते हुए बेड पर उठाकर बैठ जाती है और काल रात की अधिराज की हरकतों को याद करके शर्मने लगती है। हसिका खुद से ही शर्माते हुए कहती है, मैं अधिराज जी से नजरें कैसे मिलाऊंगी। हसिका अभी शर्म ही रही थी कि तभी उसकी नजर नाइट स्टैंड पर रखे एक नोट पर जाती है। हसिका उस नोट को उठकर पढ़ती है। हंसू डार्लिंग, मुझे एक जरूरी काम की वजह से अकेले ही जाना पर मैं शाम तक आ जाऊंगा और तुम डरना मत। तुम्हारी सेफ्टी के लिए मैंने 2 लेडी कांस्टेबल रखी है और तुम्हारा जो खाने का मन हो वो उन लेडी कांस्टेबल से बोल देना, वो तुम्हारे लिए वो सब कुक कर देगी। आई लव यू हंसू डार्लिंग, अपना ध्यान रखना। हसिका उस लेटर को पढ़कर थोड़ी दुखी और थोड़ी खुशी थी। हसिका का अब अधिराज के बिना मन नहीं लगता था। उसे समझ नहीं आ रहा था उसका आज का दिन कैसे गुजरेगा। फिर हसिका लेटर को अपने सीने से लगकर कहती है, मुझे नहीं पता ये कैसे एहसास है कि मुझे आपके साथ रहना बहुत अच्छा लगने लगा है। पता नहीं आज का दिन बिना आपके कैसे गुजरेगा। आई मिस यू अधिराज जी। फिर हसिका शर्माते हुए बाथरूम में शावर लेने चली जाती है। शेखावत मैंशन में अधिराज के दादू की ग्रांड बर्थडे पार्टी चल रही थी। पूरा शेखावत मैंशन लाइटों से जगमगा रहा था। पार्टी में शहर की बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हुई थीं, जैसे बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, एक्ट्रेसेस और एक लिस्ट आर्टिस्ट। वही अधिराज के दादू की नजर पर डोर पर ही टिकी हुई थी। उनकी आंखें अधिराज के इंतजार में थी। वही अधिराज की मोम उसके डैड के पास जाकर पूछती है, राज जी अधिराज आज पार्टी में तो आएगा ना। राजदीप जी नॉर्मल टोन में कहते हैं, मैंने उसे बोला तो है पर उसने कुछ नहीं बोला। वो आ भी सकता है और नहीं भी। रोशनी जी राजदीप जी की बात सुनकर निशार होकर चली जाती है। पार्टी में सभी एंजॉय कर रहे थे। रूहान अपने मोम डैड को डांस फ्लोर पर लेकर जाता है। वो दोनों डांस करने लगते हैं। सब मिस्टर और मिसेज शेखावत के डांस में बड़े ही इंटरेस्टेड लग रहा थे। सभी तालियों से मिस्टर एंड मिसेज शेखावत को चीयर अप कर रहे थे। रूहान अपने दादू के कंधे पर सिर रखकर खड़ा था। रूहान अपने दादू से कहता है, दादू आप अपने बेटे को देख रहे हैं, वो आपको फिर से दादू बने के मूड में लग रहे। अमर जी रूहान के गाल पर हल्के हाथ से मारते हुए कहते हैं, अगर ऐसा है तो हमें अब एक प्यारी सी गुड़िया चाहिए। तुम दोनों नालायक लड़कों ने हमें दादा वाला सुख दिया ही नहीं। तुम दोनों जब देखो या तो क्रिकेट या फिर चोर पुलिस खेलते रहते थे और फिर पढ़ाई के लिए एब्रॉड चले गए। हमें तो कोई दादा पुकारने वाला था नहीं। तो अच्छा ही राज और रोशनी हमें एक प्यारी सी पोती दे दे। रूहान अपने दादू से स्माइल करते हुए कहता है, वैसे दादू आपकी ख्वाहिश तो मैं भी पूरी कर सकता हूँ। आप मेरी शादी करवा दो तो फिर देखना मैं आपको कितने सारे पर पोते पोती देता हूँ। अमर जी रूहान के कान पकड़कर कसते हैं, पहले अधिराज की शादी होगी उसके बाद ही तेरी शादी होगी। अपने दादू की बात सुनकर रूहान रोना सा चेहरा बनाकर कहता है, तो फिर तो हो गई मेरी शादी। भाई इस जन्म में शादी करने से रहे। दादू आप ना भाई की शादी के सपने देखने छोड़ दो, वो नहीं करने वाले शादी और आपको इसकी वजह भी बहुत अच्छे से पता है। अमर जी रूहान से कड़क आवाज में कहते हैं, हमारा नाम अमर सिंह शेखावत है। हम जो चाहते हैं वो हासिल करके रहते हैं और हम अधिराज की शादी भी करवाएंगे और उसके बच्चे को भी खिलाऊंगा। रूहान अपने दादू को देखकर पूछता है, दादू सच सच बताना, आपने भाई के लिए लड़की पसंद कर ली है और उसे जरूर अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाया है ताकि आप उस लड़की को भाई से मिलवा सको। अमर जी शातिर मुस्कान मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा तुम तीनों बाप बेटे के खून में जो शातिर पान है ना, वो तुम तीनों को हमसे ही विरासत में मिला है। रूहान अपने दादू की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहता है, दादू अपने उड़ाते पंछी को कैद करने का पूरा प्लान बना रखा है। अमर जी रूहान की बात सुनकर धेरी मुस्कान मुस्कुराते हुए उसके गाल सहलाते हैं। वही डांस खत्म हो चुका था। अब केक काट करने की बारी थी। तभी अमर जी का एक दोस्त उनसे पूछता है, अरे अमर भास्कर और शिवानी बिटिया कहाँ है, वो नहीं दिख रहे। तभी अमर जी हल्का सा मुस्कुराते हुए अपने दोस्तों से कहते हैं, भास्कर अपनी फैमिली के साथ एक बिजनेस ट्रिप पर यूके गया है और शिवानी की थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए वो नहीं आए।
रूहान गेट की तरह देखकर बड़ी सी स्माइल करते हुए अपने दादू से बोलता है, दादू, चाचू और बुआ नहीं आए तो कोई बात नहीं, पर आपका पोता तो आपके बर्थडे पार्टी आ गया है। अमर जी जो अपने दोस्तों के साथ खड़े थे, वो गेट की तरह नजर उठाकर देखते हैं और अधिराज को गेट पर खड़ा देखकर उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। अधिराज जो टैक्सी को सूट पहनकर पार्टी में आया था, अधिराज रौब से चलते हुए अपने दादू के पास जाकर उसको एक अनजान की तरह बर्थडे विश करता है। हैप्पी बर्थडे मिस्टर अमर सिंह शेखावत। अमर जी अधिराज के सिर पर हाथ रखकर प्यार से कहते हैं, तुम नहीं जानते, तुम्हें देखकर हम कितने खुश हैं, तुम्हारे आने से जैसे पार्टी में जाने आ गई है। अधिराज अपने दादू को एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ देख रहा था। अधिराज को देखकर उसकी मोम उसके पास आकर उसके गले से लगा जाती है और नम आंखों के साथ कहती है, बेटा आपको इतने साल बाद देखकर अच्छा लग रहा है। अधिराज अपनी मोम से दूर हो धीमी पर कड़क आवाज में कहता है, आप दोनों ससुर बहू अपना ये नाटक किसी और को देखना। आपकी हकीकत मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैं यहाँ आप या आपके ससुर के लिए नहीं आया हूँ, मैं बस अपने डैड के प्रॉमिस की वजह से आया हूँ, जो उन्होंने मिस्टर अमर सिंह शेखावत से किया था कि वो मुझे उनके बर्थडे पार्टी में लेकर जरूर आएगी। तो बस मैं अपने डैड की बात की इज्जत रखने ही यहाँ आया हूँ। तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ और ना ही कभी भूलूंगा। फिर अधिराज सीधे बार कानूटके की तरह चला जाता है। वही अधिराज की तीखी बातें सुनकर रोशनी जी राजदीप के पास जाकर उसके सीने से लगकर सिसकते उठाती है। राजदीप जी रोशनी जी की पीठ सहलाते हुए कहते हैं, रोशनी जी आपको तो अधिराज के नेचर का पता ही है, फिर आप उसकी बातों को दिल से क्यों लगा रही है। रोशनी जी सिसकते हुए कहती है, मैं उसकी माँ हूँ। झूठे ही सही पर दो प्यार के बोल अपनी माँ से बोल सकता था। राजदीप जी रोशनी जी की पीठ सहलाते हैं। फिर राजदीप जी रोशनी जी के आंसू पोंछकर उसके गाल पर किस करके कहते हैं, आपकी आंखों में आंसू हमें अच्छे नहीं लगते, तो फिर से रोने की हिम्मत मत करना। रोशनी जी हाँ सिर हिलाती है। फिर वो सब मिलकर अमर जी की केक काटिंग करवाते हैं और अधिराज बार काउंटर पर बैठा हुआ ड्रिंक कर रहा था। उसकी आंखों में इस वक्त गुस्सा था जो वो कंट्रोल करके बैठा था। वहीं दूसरी तरफ अधिराज के विला में हंसिका उन दोनों लेडी कांस्टेबल से पूछ कर अधिराज के लिए खाना बना रही थी। हंसिका किचन में खाना बनाने में बिजी थी। वहीं दो लेडी कांस्टेबल जो किचन के गेट के बाहर खड़ी होकर हंसिका को ही देख रही थी। एक लेडी कांस्टेबल दूसरी वाली से बोलती है, एक बात बता, ये लड़की कौन है और डीसीपी साहब ने इसको अपने घर में क्यों रखा है? इसका क्या चक्कर डीसीपी साहब के साथ चल रहा है? दूसरी लेडी कांस्टेबल बोलती है, अरे पागल तू नहीं है, इसलिए तुम्हें डीसीपी साहब के बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हें पता है 1 साल पहले भूकंप में एक अनाथालय की छत गिर गई थी। उनके पास रहने की कोई जगह नहीं थी। तब हमारे डीसीपी सर ने उस अनाथालय के सभी लोग को अपने विला में रख लिया था और खुद अपने पैसों से अनाथालय को दोबारा से बनाया। और 2 साल पहले की बात है, एक औरत का शराबी पति उसको और उसके 3 बच्चों को शराब पीकर बहुत मारता था। तो वो डीसीपी सर के पास मदद के लिए की, तो डीसीपी सर ने उस और उसके बच्चों को अपने विला में रख लिया, जबकि उस औरत का शराबी पति सुधार नहीं गया। हमारे डीसीपी सर अपने घर में बेसहारा लोगों को सहारा देखते रहते हैं और शायद ये लड़की भी पति की परेशान कर हुई होगी, इसलिए डीसीपी साहब ने इस अपने घर में रख लिया होगा। पहली लेडी कांस्टेबल हंसिका को ऊपर से नीचे तक देखा कर कहती है, डीसीपी सर का दिल इस खूबसूरत लड़की को देखकर अगर फिसल गया तो क्या होगा? दूसरी लेडी कांस्टेबल कहती है, ये बात तो डीसीपी सर से पूछना। पहली लेडी कांस्टेबल घबराते हुए कहती है, ना रे बाबा, मुझे डीसीपी सर के गुस्सा का शिकार होने का कोई शौक नहीं है। ये लड़की कोई भी हो, हमें क्या। वहीं हंसिका खाना बनाते हुए अधिराज को ही याद कर रही थी। अधिराज जी आप कहाँ रह गए? रात के 9 बज चुके हैं, प्लीज जल्दी आ जाए, मेरा मन आपके बिना नहीं लग रहा है। आई लव यू। हंसिका को एहसास होता है वो आखिर क्या बोल गई। हंसिका एक पल के लिए अपनी गहरी सोच में डूबा जाती है और फिर अपनी सोच से बाहर निकलकर खुद से ही हैरानी वाली एक्सप्रेस के साथ बोलती है, क्या मुझे अधिराज जी से प्यार हो गया? पर कैसे? हंसिका खुद में ही उलझा जाती है, आखिर उस अधिराज से कैसे, कब और क्यों प्यार हो गया? शेखावत मैंशन में अधिराज के दादाजी की पार्टी चल रही थी। सभी पार्टी को बहुत एंजॉय कर रहे थे। वहीं अमर जी अपने बेटे और बहू के साथ बातचीत कर रहे थे। तभी एक बूढ़ा आदमी और एक लड़की मिस्टर अमर के पास आते हैं। वो लड़की जिसने स्टाइल साड़ी पहनी हुई थी और देखने में भी काफी खूबसूरत लग रही थी, वो अमर जी के पैर छूकर कहती है, हैप्पी बर्थडे दादाजी।
अमर जी हल्का सी स्माइल करते हुए कहते हैं, जीती रहो। फिर वो लड़की सीधी खड़ी हो जाती है। अमर जी राजदीप और रोशनी को उस बूढ़े आदमी और उस लड़की से मिलवाते हैं। इनसे मिलो, ये है मेरे बचपन के दोस्त मिहिर खुरान और ये इनकी पोती अश्विनी। अश्विनी फिर राजदीप जी और रोशनी जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। राजदीप जी और रोशनी जी अश्विनी आशीर्वाद देते हैं। वो लोग एक दूसरे के साथ बातें करने में बिजी हो जाते हैं। वही रूहान अधिराज के पास आकर कहता है, भाई आप सबसे अगल क्यों बैठे हैं, आप भी सबके साथ चलिए। अधिराज रूहान को जैसे ही सर्द निगाहों से देखता है, वैसे ही रूहान वहां से 9-2-11 हो जाता है। पार्टी में सभी एक बार फिर से कपल डांस करने लगते हैं। वही अमर जी अश्विनी से कहते हैं, बेटा तुम हम बड़ों के साथ क्या कर रही हो, तुम अधिराज के साथ जाकर बातचीत करो। फिर अमर जी रूहान को बुलाकर कहते हैं, रूहान अश्विनी बिटिया को अपने बड़े भाई से मिलवाओ। रूहान जी दादू बोलकर अश्विनी को अधिराज के पास ले जाता है। रूहान अश्विनी को अधिराज के पास लेकर आता है। अश्विनी एक नज़र अधिराज को ऊपर से नीचे तक देखकर मन में कहती है, दादू ने जितना बताया था, ये आदमी तो उस भी ज्यादा हैंडसम है। रूहान अधिराज से अश्विनी को मिलता है, भाई ये अश्विनी है, दादू के बचपन के दोस्त की पोती। अधिराज अपनी वाइन सीप लेते हुए एक नज़र रूहान अश्विनी को देखकर कोल्ड वॉइस में कहता है, तो मैं क्या करूं? रूहान अधिराज की बात सुनकर अश्विनी को दांत दिखाते हुए कहता है, तुम भाई की बात का बुरा मत मानना, उनको तो बचपन से ही मजा करने की आदत है। अश्विनी अधिराज के थोड़ा करीब आकर उसे कहती है, आपके बारे में मैंने बहुत सुन है, आप जितने अच्छे बिजनेसमैन हैं उतने अच्छे पुलिस वाले भी। आपकी बहादुरी के किस्से तो पूरी मुंबई में मशहूर हैं। क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगे? अधिराज वाइन का गिलास बार काउंटर पर पटक कर कहता है, पार्टी में और भी लोग फालतू खड़े हैं, जाकर उनसे डांस के लिए पूछो, और एक तो तुम्हारे पीछे ही खड़ा है। रूहान अधिराज की टोन से समझ जाता है, उसका भाई इस वक्त गुस्से में है। रूहान अश्विनी से स्माइल करते हुए कहता है, अश्विनी तुम भाई को छोड़ो, हम डांस करने चलते हैं। रूहान अश्विनी को डांस फ्लो पर लेकर चला जाता है। वही अधिराज को अब उस पार्टी में घुटन होने लगी थी, उसे अपनी हंसू डार्लिंग की याद सता रही थी। अधिराज बिना किसी को बताए पार्टी से निकल जाता है। वही रोशनी अमर जी को साइड में ले जाकर पूछती है, ससुर जी क्या अश्विनी वही लड़की है जिसकी आप बात कर रहे थे? अमर जी हाँ में सिर हिलाते हैं और फिर रौबदार आवाज में रोशनी से पूछते हैं, आपको अधिराज के लिए हमारी पसंद की लड़की कैसी लगी? रोशनी सिर झुकाकर कहती है, रूप रंग और तहजीब में तो बहुत अच्छी लगी, पर खानदान? अमर जी अपनी बहू की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, अश्विनी लखनऊ शहर की नंबर 1 बिजनेस वूमन है, उसने अपने फैमिली बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है, और खानदान तो हमारे बार बार का है। तुम सब अब अपने बेटे के शादी की तैयारियां करो। रोशनी जी उदास आवाज में बोलती है। पर अधिराज, अमर जी रोशनी की बात समझकर कड़क आवाज में कहते हैं, हमारे बेटों के लिए भी लड़कियां हमने ही पसंद की थी, और अपने पोतों के लिए भी हम ही लड़कियां पसंद करेंगे। रोशनी जी परेशान सी आवाज में बोलती हैं, ससुर जी अगर अधिराज नहीं माना तो? अमर जी शातिर मुस्कान मुस्कुराते हुए कहते हैं, हम भी उसके बाप के बाप हैं, उस जैसे बेलगाम इंसान को लगाम लगाना हमें बहुत अच्छे से आता है। अब बस तुम देखती जाओ हम क्या करते हैं। फिर अमर जी अपने दोस्त मिहिर के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं, यार मिहिर मैं सोच रहा हूँ, इस दोस्तों को रिश्तेदारी में क्यों ना बदल ले। मिहिर जी अमर जी के गले लगकर कहते हैं, यार तुमने तो मेरी दिल की बात बोल दी, मुझे तुम्हारा बड़ा पोता अपनी पोती के लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर लगता है। फिर अमर जी बिना अधिराज या उसके डैड राजदीप की मर्जी जाने अधिराज और अश्विनी का रिश्ता पक्का कर देते हैं। इस बात का पता बस रोशनी जी को ही था कि अमर जी ने अधिराज का रिश्ता अपने दोस्त की पोती से पक्का कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ अधिराज जब अपने विला पहुंचता है तो डाइनिंग टेबल पर हंसिका को अपना इंतजार करते देखता है। अधिराज को देखकर हंसिका का मुरझाया हुआ चेहरा खिल उठाता है। वही लेडी कांस्टेबल अधिराज के आने के बाद चली जाती है। उनके जाने के बाद हंसिका बच्चों की तरह भागते हुए अधिराज के पास आकर उसके सीने से लग जाती है। वही अधिराज के हाथ भी हंसिका को अपनी बाहों में गिरफ्तार कर लेते हैं। हंसिका अधिराज की चेस्ट पर किस करके कहती है, आप कहाँ थे? मैं कब से आपका डिनर पर इंतजार कर रही थी। आपको पता है, आपके बिना मेरा मन नहीं लग रहा था। अधिराज हंसिका के बालों पर किस करके प्यार से पूछता है। मैं अपनी हंसू डार्लिंग से जान सकता हूँ क्यों उसका मन मेरे बिना नहीं लग रहा था। हंसिका अधिराज की बात सुनकर सोच में पड़ जाती है। अब वो अधिराज को क्या जवाब दे,
क्योंकि अभी तो खुद उसे भी अपने इन एहसासों के बारे में ठीक से कुछ नहीं पता था। हासिका अधिराज से दूर हो हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, आप बातें छोड़िए और डिनर करने चलाए। अधिराज हासिका के करीब आकर अपने एक हाथ से हासिका की कमर होल्ड करता है और दूसरे हाथ से उसके सिर के पीछे रखकर कहता है, हंसू डार्लिंग, मैं डिनर से पहले कुछ स्वीट खाना चाहता हूँ। हासिका अधिराज की बात समझ पाती उससे पहले ही अधिराज हासिका के होठों पर अपने होंठ रखकर किस करने लगता है। अधिराज की किस की वजह से हासिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वही अधिराज को हासिका के करीब आकर उसे एक अगल सा सुकून महसूस हो रहा था। उसके तड़पते दिल को हासिका की बाहों में सुकून और चैन मिलकर रहा था। अधिराज का किस पैशनेट किस में बदल गया था। प्लीज ज्यादा से ज्यादा बुक को शेयर करें, लाइक और कमेंट जरूर करें। बुक को रेटिंग भी जरूर दें। अधिराज और हासिका डिनर करने के बाद अपने रूम में आ चुके थे। दोनों चेंज करके बेड पर एक दूसरे की बाहों में लेटे थे। हासिका थोड़ा शर्माते हुए अधिराज के गाल पर किस करके कहती है, अधिराज जी आपसे एक बात पूछूं, आप नाराज तो नहीं होगे ना। अधिराज हासिका को अपने ऊपर लेटा कर कहता है, मुझे अपनी हंसू डार्लिंग की कोई बात बुरी लग सकती है क्या। अधिराज इस वक्त हासिका से बहुत प्यार से बात कर रहा था। हासिका अधिराज के अच्छे मूड को देखकर अपने बात बोलती है, अधिराज जी आपने मुझे से शादी क्यों की। हासिका अपनी बात बोलकर आंखें बंद करके अधिराज की गर्दन में अपना छोटा सा चेहरा छुपा लेती है। वही अधिराज हासिका की पीठ सहलाते हुए मजाक में कहता है, तुमने नशे में मेरे साथ दो बार जबरदस्ती की थी। अब मुझ जैसे लड़के से कौन लड़की शादी करती, और मैं तो शादी करने के लिए मार जा रहा था। तो फिर मैंने सोचा जिस लड़की ने मुझे कहीं का नहीं छोड़, क्योंकि ना मैं उससे शादी कर लूं। अब मेरा बोझ जिंदगी भर तुम्हें ही उठाना होगा। हंसू डार्लिंग। अधिराज का जवाब सुनकर हासिका का रोने जैसा मुंह बना गया था। हासिका सिसकने लगती है। अधिराज हासिका की सिसकने की आवाज सुनकर उसे बेड पर लेटकर उसके मासूम चेहरे को देखता है और उससे फिर से मजाक में कहता है, हंसू डार्लिंग, रोना तो मुझे चाहिए। जबरदस्ती तो मेरे साथ हुई है। तुमसे शादी मुझे मजबूरी में करनी पड़ी है और रो तुम रही हो। हासिका बेचारी बहुत मासूम थी। वो अधिराज के मजाक को सच समझकर सिसकते हुए कहती है, मैं बहुत गंदी लड़की हूं। मैंने आपके साथ दो बार गलत किया। अधिराज बस हासिका की मासूमियत देख रहा था। ये लड़की कितनी मासूम सेंसिटिव है। अधिराज हासिका के गाल पर हाथ रखकर प्यार से कहता है, हंसू डार्लिंग, मैं मजाक कर रहा था। तुम भी ना। हासिका अधिराज की बात सुनकर उसकी तरफ गुस्से से देखती है और मुंह फूल कर कहती है, आप बहुत बुरे हैं, मेरे साथ गंदे गंदे मजाक करते हैं। जाए, मुझे आपसे बात नहीं करनी। हासिका अपनी बात बोलकर दूसरी तरफ करवट ले लेती है। वही अधिराज हासिका को पीछे से हक करके सेक्सुअल वॉइस में कहता है, हंसू डार्लिंग, अब तुम मुझे सीड्यूस कर रही हो। अधिराज की बात सुनकर हासिका हैरान रह जाती है। उसने तो अधिराज को कोई लटके झटके दिखाए ही नहीं, फिर वो कैसे अधिराज को सीड्यूस कर रही है। दरअसल हासिका का ने जो नाइटी पहनी थी उसका बैक गल बहुत डिप था, जिसमें से हासिका की दूध सी गोरी पीठ दिखाई दे रही थी। अधिराज हासिका की पीठ पर अपने होंठ रख कर देता है। अधिराज हासिका की पीठ पर किस और बाइट करने लगता है। अधिराज के किस और बाइट के कारण हासिका के पूरे शरीर में कट सा दौड़ जाता है। उसके पेट में तितलियां उड़ने लगती है और हासिका के मुंह से मदहोश भरी आह निकलने लगती है। हासिका मदहोश भरी आह भरते हुए अधिराज से कहती है, अधिराज जी आज नहीं, मैं बहुत थक चुकी हूं और नींद आ रही है। अधिराज हासिका के कान में अपनी गर्म सांसें छोड़कर कहता है, हंसू डार्लिंग, मैं एक ही शर्त पर आज कुछ नहीं करूंगा। अगर तुम अपनी नाइटी रिमूव करके मुझे अपनी बाहों में भरकर सोओगी तो। अधिराज की बात सुनकर हासिका के गाल शर्म से लाल हो गए थे। ये आदमी कितना बेशर्म है, पर हासिका के पास कोई ऑप्शन नहीं था। हासिका अपना चेहरा अधिराज की तरफ करके पलकें झुकाकर पूछती है, अगर मैं आपकी बात मान लूंगी तो आप मुझे परेशान तो नहीं करेंगे। अधिराज ढेरी मुस्कान मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाता है। हासिका को बहुत शर्म आ रही थी। हासिका अधिराज से रूम की लाइट ऑफ करने को कहती है। अधिराज नाइट स्टैंड पर रखे रिमोट से रूम की लाइट ऑफ कर देता है। हासिका रूम में गहरा अंधेरा होने के बाद अपनी नाइटी रिमूव कर देती है और अधिराज के साइड में फिर से लेट जाती है। वही अधिराज हासिका को अपनी बाहों में भरकर सेक्सुअल वॉइस में कहता है, हंसू डार्लिंग, मैं चाहता हूं तुम अपनी इनरवियर भी रिमूव कर दो। हासिका अधिराज की बाहों में शर्म से छटपटाने लगती है और धीमी से आवाज में कहती है, आप ऐसे चीटिंग नहीं कर सकते, आप बहुत गंदे हब्बी हो। हासिका की बातें सुनकर अधिराज हंसने लगता है और हासिका को अपने ऊपर लेटकर कहता है, हंसू डार्लिंग, तुम अभी भी किसी छोटे बच्चे की तरह ही हो।
फिर अधिराज और हंसिका इसी तरह से एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। वही शहर के जंगल में कच्चे रास्ते से कुछ नकाबपोश आदमी 3 से 5 लड़कियों को लेकर एक खंडहर में बनी अंडरग्राउंड लैब लेकर पहुंचते हैं। उस लैब में पहले से ही बहुत सारे लोग मौजूद थे। एक नकाबपोश आदमी लैब में जो लोग पहले से ही मौजूद थे उनसे बोलता है, हम चारों और लड़की लिए हैं, इनके भी बॉडी के सभी ऑर्गन्स निकलकर पैक कर लो। कल रात हमें सुंदर के रास्ते से इन सभी ह्यूमन ऑर्गन्स को दुबई भेजना है। तभी एक गंज आदमी आता है जिसकी एक आंख फूटी हुई थी और एक टांग टूटी हुई थी। वो आदमी छड़ी के सहारे चल रहा था। उस आदमी के चेहरे से कमीनापन सफा छलक रहा था। वो आदमी उन सभी नकाबपोश आदमियों से खतरनाक आवाज में कहता है, हरामजादे, तुमसे कहा था काम से काम 20-30 लोगों को पकड़ा कर लाना, फिर भी तुम ये 5 ही लड़कियों को पकड़ कर लाए हो। एक नकाबपोश आदमी बोलता है, रका भाई, पुलिस के कुत्तों ने नाक में दम करके रखा है। पुलिस को हमारे धंधे की भनक लग चुकी है और वो हमें ढूंढती घूम रही है। रखा अपनी छंडी के सहारे चलते हुए कहता है, इन पुलिस वालों का कुछ तो करना होगा, वरना ये हमारा धंधा चौपट कर देंगे। वही अगली सुबह अधिराज और हंसिका तैयार हो चुके थे। हंसिका ने व्हाइट जीन्स और पिंक कलर का टॉप पहना था और बाल खुले छोड़े हुए थे और मेकअप के नाम पर बस मांग में सिंदूर और होठों पर लिप बाम लग रखा था। हंसिका बिना किसी मेकअप के भी बल्कि खूबसूरत लग रही थी। वही अधिराज ने अपनी पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। अधिराज की यूनिफॉर्म उसकी बॉडी पर फिट थी, जिस वजह से अधिराज के 8 पैक एब्स उभर कर आ रहे थे और अधिराज हैंडसम हंक लग रहा था। वहीं हंसिका किचन में कॉफी, ऑमलेट और टोस्ट बना रही थी। हंसिका ब्रेकफास्ट बनाते हुए खुद से ही बातें कर रही थी। ये अधिराज जी कितने बेशर्म है, मेरे सोने के बाद। हंसिका अपनी बात कहते कहते शर्म जाती है। हंसिका का चेहरा ब्लश कर रहा था। हंसिका शर्माते हुए अपनी बात आगे कंटिन्यू करती है, मेरे सोने के बाद मेरे बचे हुए कपड़े भी ठरकी अधिराज जी ने रिमूव कर दिए। हंसिका अपनी बात बोलकर शर्म के मारे अपना चेहरा अपनी हथेलियों में छुपा लेती है। वही अधिराज को एक फोन आता है और वो फौरन हंसिका से बिना कुछ बोले घर से अपनी पुलिस जीप लेकर अकेली ही निकल जाता है। वही अधिराज ड्राइव करते हुए किसी को फोन करता है और पूछता है, उस कमीने रका का दाहिना हाथ कल्लू की कार इस वक्त कहाँ है? दूसरी तरफ से एक इंस्पेक्टर बोलता है, सर, इस वक्त कल्लू की कार स्टार होटल की पार्किंग में खड़ी है, मैं यही उस पर नजर रखे हुए हूँ, आप जल्दी से आ जाए। अधिराज फुल स्पीड में जीप ड्राइव करते हुए होटल स्टार की पार्किंग में पहुंच गया। वही इंस्पेक्टर भागकर अधिराज के पास आता है, डीसीपी सर, अभी कल्लू अपनी कार में बैठकर उस तरफ निकल गया है। अधिराज भी अपनी जीप को उस ही डायरेक्शन में मोड़ लेता है जिस डायरेक्शन कल्लू की कार गई थी। अधिराज को कल्लू की कार सड़क पर दौड़ती हुई नजर आ जाती है। अधिराज खुद से ही कोल्ड वॉइस में बोलता है, आज मैं तुझे अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा, क्यों, आई हेट क्राइम एंड आई हेट क्रिमिनल। फिर अधिराज की जीप कल्लू की कार का पीछा कर रही थी। कल्लू का ड्राइवर उससे कहता है, भाई, अपून की कार का पीछा एक जीप कर रही है, देखने से तो पुलिस की जीप लग रही है। कल्लू राइट साइड की खिड़की से सिर निकलकर अपनी कार का पीछा करने वाली जीप को देखकर चिल्लाते हुए अपने ड्राइवर से कहता है, अबे कार भाग, वो पागल डीसीपी अपने पीछे लग गया है। कल्लू की कार भी हवा से बातें कर रही थी। दोनों गाड़ी सड़क पर बेकाबू होकर भाग रही थी। लेकिन अधिराज से बचवाना इतना आसान नहीं था। अधिराज एक बार जिसके पीछे लग जाता था, फिर उस इंसान का अधिराज के हाथ से निकल पाना नामुमकिन था। अधिराज कल्लू की कार के पीछे वाले दोनों टायर में गोली मारकर पंचर कर देता है। अधिराज कल्लू की कार को ओवरटेक कर लेता है। इस पहले कल्लू अपनी कार से निकलकर भाग पाता। अधिराज अपने जीप से जंप करके उतरता है और कार के पीछे का डोर खोल कल्लू के कॉलर पकड़कर उसे खींचते हुए कार से उतरते हुए कहता है, हराम, आज मैं तेरे अंजर पंजर खोल रखी दूंगा, चल। वही कल्लू का ड्राइवर मौका पाकर भाग जाता है। अधिराज कल्लू के हाथ में हथकड़ी पहनाकर जीप में बैठकर डीसीपी ऑफिस लेकर पहुंचता है और सीधे उससे लॉकअप में लेकर पहुंचता है और एक कांस्टेबल से लाठी मांगता है। कांस्टेबल भागकर लॉकअप में आकर अधिराज को लाठी देता है। अधिराज लाठी लेकर कल्लू से कोल्ड वॉइस में कहता है, एक मौका देता हूँ, सब कुछ बता दे, रका कहाँ है? कल्लू अपने गंदे दांत दिखाते हुए हंसने लगता है। हंसिका अधिराज के यूं बिना कहे चले जाने से नाराज हो गई थी। हंसिका सारा ब्रेकफास्ट पैक करके कहती है, मैंने कितनी मेहनत से ब्रेकफास्ट बनाया था और ये अधिराज जी भी बिना ब्रेकफास्ट करे चले गए। फिर हंसिका ब्रेकफास्ट लेकर ड्राइवर के साथ डीसीपी ऑफिस के लिए निकल जाती है। वही डीसीपी ऑफिस में अधिराज कल्लू की जाम कर पिटाई कर रहा था। अधिराज की मार से कल्लू बुरी तरह हिल गया था
और वो बेहोश होने का नाटक करने लगता है। अधिराज जोर से लाठी कल्लू की टांगों में मारकर कड़क आवाज में बोलता है, कल्लू महाराज, बेहोश होने से तुम बचाने वाले नहीं हो, तो अब जल्दी से अपने बाप की पता बता दें, वरना। कल्लू एक शातिर गुंडा था। वो बेहोश होने की एक्टिंग कंटिन्यू रखता है। अधिराज कल्लू को जमीन पर बेहोश पड़ा देखा। फिर अधिराज अपने माथे पर आ चुके बालों को सट करते हुए एक कांस्टेबल को आवाज लगते हुए कहता है, कमाले, कल्लू महाराज बेहोश हो चुके हैं। इन साहब को होश में लाने के लिए पानी की जरूरत पड़ेगी, तो तुम जरा एक बल्टी खोलता पानी लेकर फटाफट आ जाओ। कल्लू डर के मारे फटाफट उठा जमीन पर बैठ गया। कल्लू को बहुत अच्छे से पता था अधिराज कितना सिर फिरा आदमी है। इस आदमी ने ही उसके बॉस रखा की एक आंख फोड़ दी थी और एक टांग भी आधी काटकर अलग कर दी थी। अधिराज एक राउडी पुलिस वाला था। उसके नाम से छोटे मोटे गुंडों का सूसू पैंट में ही निकल जाता था और बड़े बड़े गुंडों के माथे से पसीना छूट जाता था। कल्लू घबराई हुई आवाज में अधिराज से कहता है, अरे डीसीपी साहब, कुछ ले देकर बात निपटा लेते हैं। अधिराज सर्द निगाहों से कल्लू को देखकर पास पड़ी चेयर पर राजा की तरह बैठ जाता है। अधिराज अपनी गर्दन पर हाथ रब करते हुए पूछता है, तो तुम मुझे क्या क्या दे सकते? कल्लू अधिराज की बात सुनकर बड़ा खुश हो जाता है। कल्लू खड़े होकर अपने कपड़े झाड़ते हुए कहता है, मैं तुम्हें 50 करोड़ दूंगा और कुछ हसीनाएं जो हर रात तुम्हें जन्नत की शर करवाएं। अधिराज कल्लू की बात सुनकर शैतान की तरह हंसने लगता है। फिर अधिराज अचानक ही सीरियस फेस बनाकर कड़क आवाज में बोलता है, मुझे अभी के अभी पैसे और लड़कियां चाहिए। कल्लू के पैर तो जमीन पर नहीं थे, वो तो खुशी से झूम रहा था। कल्लू अपने मन में कहता है, बेचारे डीसीपी साहब को ऐसे ही बदनाम करके रखा था कि ये रिश्वत नहीं लेते। फिर कल्लू अधिराज से अपना फोन मांगता है। अधिराज एक कांस्टेबल को इशारा करता है। कांस्टेबल लॉकअप में कल्लू का फोन लेकर आता है और कल्लू को देता है। कल्लू किसी को फोन करके कहता है, ये जुगनू, जल्दी से 50 करोड़ और कुछ लड़कियां को लेकर डीसीपी ऑफिस आ जा। फिर कल्लू फोन रख देता है। वही अधिराज उसको ही घूर रहा था। कल्लू साथ बंद कर अधिराज के सामने खड़ा हो कहता है, डीसीपी साहब, बस 1 घंटे में आपका सामना आ जाएगा, तब तक मुझे चाय पीने मिल सकता है। अधिराज लॉकअप के बाहर खड़े कांस्टेबल से अपनी कड़क आवाज में कहता है, कामले, कल्लू महाराज के लिए हमारी कैंटीन की स्पेशल मलाई वाली चाय लेकर आओ। अधिराज जैसे ही लॉकअप से बाहर निकलता है, वैसे ही वो हंसिका को शॉक्ड एक्सप्रेस के साथ खड़े देखता है। दरअसल हंसिका ने अधिराज की रिश्वत वाली बात सुन ली थी। अधिराज हंसिका को देखकर खुद से ही कहता है, हंसू डार्लिंग को भी अभी आना था। अधिराज हंसिका के पास आकर उसके लाफ्ट गाल को थपथपाते हुए कहता है, हंसू। हंसिका अधिराज की आवाज सुनकर अपनी संज में आती है। हंसिका अपनी आंसू भरी आंखों से अधिराज को देखकर कहती है, मैं तो आपके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई थी, पर मुझे क्या पता था आप तो ब्रेकफास्ट में रिश्वत का रहेंगे होंगे। आई हेट यू। इसलिए ही मुझे पुलिस वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। फिर हंसिका ब्रेकफास्ट का टिफिन अधिराज के हाथ में सौंपकर सिसकते हुए कहती है, अगर रिश्वत से पेट ना भरे तो मेरे हाथ का बना हुआ ब्रेकफास्ट भी खा लेना। फिर हंसिका रोते हुए अधिराज के कैबिन में चली जाती है। सभी पुलिस वाले ये तमाशा देख रही थी, पर किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये पूछ ले, आखिर ये लड़की कौन है जो आप इस तरह से बात कर रही है। अधिराज भी हंसिका के पीछे अपने कैबिन में जाता है। वही कल्लू ये सब देखकर पास खड़े कांस्टेबल से छिछोरी मुस्कान मुस्कुराते हुए पूछता है, ये अप्सरा कौन थी जो डीसीपी साहब के रिश्वत लेने से बड़ी नाराज हो रही थी? कांस्टेबल कल्लू की बात सुनकर कहता है, मुझे नहीं पता। अगर तुझे जाने की खुजली मची है तो तू खुद इस लड़की के बारे में डीसीपी सर से पूछ लेना। कल्लू मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ हाँ, पूछ लूंगा। अब तो डीसीपी साहब मेरे दोस्त बन गए हैं। वही अधिराज के कैबिन में हंसिका चेयर पर बैठकर रो रही थी। अधिराज हंसिका के कंधे पर पीछे अपना हथौड़े जैसा हाथ रखकर कोल्ड वॉइस में कहता है, हंसू डार्लिंग, तुम मेरी परमिशन के बिना विला से बाहर कैसे निकली? हंसिका अधिराज की कोल्ड वॉइस सुनकर समझ जाती है। अधिराज उसके बिना परमिशन के विला से निकलने पर गुस्सा है। अधिराज अचानक से ही कुर्सी अपनी तरफ घुमाकर हंसिका की आंखों में आंखें डालकर कहता है, आइंदा से मेरी परमिशन के बिना विला से बाहर निकली तो मैं तुम्हें तो कुछ नहीं बोलूंगा, पर ड्राइवर को जान से मार दूंगा। अधिराज की काली गहरी आंखों में गुस्सा देखकर हंसिका सिहर झुक कर कहती है, मेरी गलती के लिए प्लीज आप किसी को नहीं मारेंगे। हंसिका मन में खुद से ही कहती है, ये अधिराज जी कितने बुरे हैं, एक तो रिश्वत लेते हैं और उसके ऊपर से मुझे ही डांट रहे हैं। हंसिका मुंह फूलकर चेयर से खड़ी होती है और अधिराज के हाथ से खाने का टिफिन लेकर सिसकते हुए कहती है, मैं जा रही हूं।
और ये खाना मैं किसी और को दे दूंगी, क्योंकि आप तो रिश्वत खाने वाले हैं। हसिका को ये बहुत बहुत चुभ रही थी। अधिराज ने एक गुंडे से रिश्वत मांगी है। हसिका को लड़कियों वाली बात भी याद आ जाती है और वो अचानक से ही जोर से रोने लगती है और रोते हुए अधिराज से कहती है, आपको लड़कियों का भी शौक है। मुझे आज ये बात भी पता चल गई है। मुझे आज फिर से आपसे नफरत हो गई है। हसिका अपना चेहरा अपने हाथों की हथेलियों में छुपाकर रो रही थी। अधिराज अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डालकर बड़े एटीट्यूड से खड़ा था। वो बस हसिका को ही देख जा रहा था। तभी अधिराज के कैबिन के डोर पर कोई नॉक करता है। अधिराज अपनी कोल्ड वॉइस में कॉम इन बोलता है। तभी एक कांस्टेबल अधिराज के कैबिन में आकर सिर झुकाकर कहता है, सर, कल्लू का साथी पैसे और लड़कियां को लेकर आ गया है। कांस्टेबल की बात सुनकर अधिराज कोल्ड वॉइस में कहता है, कल्लू महाराज के साथी को बैठा कर चाय पानी पूछो, मैं अभी आया। कांस्टेबल अधिराज के कैबिन से चला जाता है। अधिराज हसिका के सिर पर किस करके बिना कुछ बोले कैबिन से बाहर चला जाता है। जैसे ही अधिराज अपने कैबिन से बाहर आता है तो 3 लड़कियां को वन पीस ड्रेस में एक लाइन में खड़ा देखता है और इंस्पेक्टर के टेबल पर एक बड़ा सा ब्रेकेज रखा था। कल्लू लॉकअप में से ही दांत दिखाते हुए अधिराज से बोलता है, डीसीपी साहब, मैंने तो अपना वादा निभाया है, अब मुझे छोड़कर अब भी अपना वादा निभा दो। अधिराज इंस्पेक्टर को कुछ इशारा करता है। इंस्पेक्टर अधिराज का इशारा पाकर झट से कल्लू के साथी की गर्दन से पकड़कर उससे भी कल्लू के साथ ही लॉकअप में बंद कर देता है। ये देखकर कल्लू के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो गुस्से में अधिराज से कहता है, एडीसीपी, तूने मेरे साथ धोखा करके अच्छा नहीं किया। अधिराज कल्लू की बात सुनकर एक्सप्रेस लास्ट फेस के साथ कहता है, अगर छुटना चाहता है तो अपने बाप की पता बता। कल्लू गुस्से में कहता है, डीसीपी रखा का पता तो मैं तुझे किसी कीमत पर नहीं बताने वाला। अधिराज कल्लू की बात सुनकर कड़क आवाज में कहता है, कल्लू, तू अपने इस मुंह से ही तेरे बाप का नाम उगलवा कर रहूंगा। तभी इंस्पेक्टर अधिराज से पूछता है, सर, इन लड़कियों का और इन पैसों की क्या करें? अधिराज उन लड़कियों की तरह देखकर कहता है, इन सब लड़कियां को इनके घर भिजवा दो और इन पैसों को गरीबों में बांट दो। इंस्पेक्टर जी सर बोलता है। वही कल्लू अधिराज की बात सुनकर गुस्से से कहता है, एडीसीपी, इतना ही दान करने का शौक है तो अपनी कमाई के पैसों से दान करना, और इन लड़कों को तो तूने बच्चा लिए, पर उन सब लड़कियों का क्या? अपनी बात अधूरी छोड़कर कल्लू छिछोरी हंसी हंसने लगता है। तभी एक इंस्पेक्टर डीसीपी ऑफिस में आता है और अधिराज से कहता है, डीसीपी सर, मेरे खबरी ने एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन दी है। आज रात रका ह्यूमन ऑर्गन और जवान लड़कियों को हवा या पानी के रास्ते दुबई अपने बड़े बाप के पास भेजने वाला है। इंस्पेक्टर की बात सुनकर अधिराज की गुस्से से मुठियां भींच जाती है। अधिराज कल्लू को गुस्से से घूरते हुए कहता है, अपने बाप रका के स्वागत की तैयारी शुरू कर दें। जिंदा या मुर्दा उसको मैं लेकर उसे लेकर जरूर आऊंगा। वहीं हसिका ये सब कैबिन के डोर पर खड़े होकर देख रही थी। जो उसने अधिराज के बारे में सोचा था कि अधिराज एक रिश्वतखोर और लड़कीबाज पुलिस वाला है, वो सब गलत है। उसका पति तो बड़ा ही शातिर है। उसके पति को चोर बदमाशों को चुना लगना बड़ा खूब आता है। हसिका अधिराज को बड़े प्यार से देखा रही, पर अधिराज उसकी तरफ देख बिना ही निकल जाता है। वहीं हसिका अधिराज के पीछे जाती है। अधिराज अपनी बैठ जाता है और फोन किसी से पूरे शहर में रेड अलर्ट करने को बोलता है। फिर अधिराज खुद ही जीप ड्राइव करते हुए निकल जाता है। वहीं हसिका अधिराज के पीछे पीछे डीसीपी ऑफिस से बाहर निकल जाती है और वो अधिराज की जीप के पीछे जाते हुए अधिराज का नाम चिल्ला है। अधिराज की जीप रफ्तार के साथ निकल जाती है। हसिका कुछ दूर जाकर रुककर हौंफते हुए खुद से ही कहती है, ये अधिराज जी अब भी मुझे से बिना बोले चले गए। हसिका डीसीपी ऑफिस जाने के लिए जैसे ही मुड़ती है, एक वान हसिका के पास आकर रुकती है और हसिका को वान में खींचकर एक आदमी हसिका को क्लोरोफॉर्म सूंघकर बेहोश कर देता है। वो आदमी किसी से फोन पर कहता है, बॉस, आजकल उस डीसीपी के साथ जो नीली आंखों वाली लड़की दिखाई दे रही है, मैंने उसको ही उठा लिया है, इसका क्या करना है? फोन के दूसरी से रखा कड़क आवाज में बोलता है, वही जो बाकी लड़कियों के साथ होगा, इसको दुबई जो लड़कियां जा रही हैं उसके साथ शामिल कर दो। डीसीपी साहब को भी पता चलना चाहिए, सिर्फ वो ही हमारे लोगों नहीं उठा सकते, हम भी उनके लोगों को उठा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने पूरे शहर में नाकाबंदी करवा दी थी। चेकपोस्ट से गाड़ी को बिना चेक करे आगे नहीं बढ़ने दे रहे। एयरपोर्ट और बंदरगाह पर भी हाई अलर्ट कर दिया था। बिना पुलिस के चेक करे कोई प्लेन और शिप नहीं आगे नहीं बढ़ सकते थे। वही अधिराज अपनी सीक्रेट ऑफिस पहुंच जाता है। अधिराज के सीक्रेट ऑफिस में उसकी एक सीक्रेट टीम थी।
इस टीम में 10 लोग थे। हर एक टीम मेंबर अपने आप में ही वन मैन आर्मी था। अधिराज अपनी टीम से कहता है, हम लोगों रका के कंजाइनमेंट्स दुबई जाने से रोकने हैं, तो तुम सबको पता है क्या करना है। वो सब अगल 2 टीम बनाकर निकल जाते हैं। उन सब ने कमांडो वाली यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, जो ब्लैक कलर की थी। वो सब अपनी स्पेशल वाहन में निकल जाते हैं। वही अधिराज भी उनमें से एक टीम के साथ। अधिराज पैसेंजर सीट पर बैठा था। तभी अचानक अधिराज का मन कुछ बेचैन सा महसूस करने लगा था। वही रात के कुछ 12 बजे रहे थे। एक सुनसान सुंदर के किनारे पर एक बड़ा सा शिप खड़ा था और उस शिप में हथियारबंद लोग मौजूद थे। तभी बीच पर 2 ट्रक आकर रोकते हैं। एक ट्रक में उसमें 80-90 लड़कियां थी, जिन्हें दुबई बेचने के लिए लेकर जाया जा रहा था। ट्रक में ह्यूमन ऑर्गन्स थे। ह्यूमन ऑर्गन्स जिसन बॉक्स के अंदर थे। उन बॉक्स को शिप में लोड करने लगते हैं। वही जैसे ही एक गुंडा ट्रक का दरवाजा खोला कर लड़की को ट्रक से उतरने को बोलता है, वैसे ही अधिराज अपनी स्पेशल टीम साथ वहां पहुंच जाता है। कमांडोज को देख गुंडे उन पर तबड़तोड़ गोलियां चलने लगते हैं। दोनों तरफ से गोलियां चलने लगती है। वहां फुल एक्शन चल रहा था। अधिराज भी अपनी गन से गुंडों को शूट कर रहा था। जो भी गुंडा अधिराज के सामने आ रहा था, अधिराज उसको अपनी गोली से ढेर कर रहा था। वही 2 घंटे के एक्शन के बाद अधिराज की टीम कामयाब होती है। सभी गुंडे मार चुके थे और लड़कियों को बच लिया गया था। पर अफसोस इस बात का था कि असली खिलाड़ी रका की भी गोली लगने से मौत हो चुकी थी। वही इस बीच अधिराज के कांधे को भी एक गोली छू कर निकल गई थी। अधिराज अभी अपनी टीम के साथ बीच पर ही था। इतने में वहां पुलिस भी आ चुकी थी। वही लेडी पुलिस लड़कियों को ट्रक से निकलकर पुलिस वैन में बैठ रही थी और ह्यूमन ऑर्गन के बॉक्स को अपने पुलिस के ट्रक में रख रहे थे। वही अधिराज अपनी स्पेशल टीम के साथ कुछ बात कर रहा था। तभी अधिराज की नजर के इंस्पेक्टर पर पड़ती है, जिसकी बाहों में एक बेहोश लड़की थी। अधिराज इंस्पेक्टर को अपने पास बुलाता है और उसे उस लड़की के बारे में पूछता है। जब इंस्पेक्टर उस बेहोश लड़की को अधिराज के पास लेकर पहुंचता है, तो इंस्पेक्टर की बाहों में उस बेहोश लड़की को देखकर अधिराज बुरी तरह से चौंक हुए कहता है, हंसू डार्लिंग। फिर अधिराज हंसिका को अपनी बाहों में ले लेता है और बेहोश हंसिका को गुस्से से घूर कर देखता है और अपने मन में कहता है, आखिर ये लड़की इन गुंडों की कैद में कैसे आए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।